प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का मतलब पादप जगत, और प्लांट किंगडम में वो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है। ये सभी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन बना सकते हैं सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी इनमें सभी में फोटोसिंथेसिस होती है। वो सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स कहलाते हैं, या प्लांट किंगडम में आते हैं। प्लांट किंगडम में आपको क्या क्या पढ़ना है? प्लांट किंगडम में आपको एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स पढ़ना है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। इन 5 के बारे में पढ़ना है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सवाल पिछले सालों में थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। एक लाइफ साइकिल पूछ लेंगे ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा की, 5-6 पॉइंट्स बना देंगे और सीक्वेंस से लगाना है। इस तरह के सवाल थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ये सवाल मुश्किल नहीं होते यदि आप लाइफ साइकिल अच्छे से समझेंगे और यदि आप आंसर देख के सवाल करेंगे, मतलब आंसर से जो ऑप्शंस है उनको देख करके आंसर निकालेंगे। तो ऐसे सवालों के ऑप्शंस देख करके आंसर निकाले जाते हैं। तो इनको बहुत मन से सीखना है। इसमें हम आपको सभी की लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से सिखाएंगे और बहुत मन से सीखना, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसमें तुम आगे बढ़ोगे। बाकी लोग उतने अच्छे से नहीं कर पाए शायद, और तुम कर पाओगे इस चैप्टर से अगर ठीक से रिवाइज कर लिया। तो इसमें क्या प्लांट किंगडम में कौन कौन से पढ़ने हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। एनसीईआरटी ने सबसे पहले एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन दे रखा है। एनसीईआरटी ने सबसे पहले एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो वो देखते हैं पहले। आर्टिफिशियल 3 तरह के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। 3 तरह के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं एंजियोस्पर्म के, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वो होता है जो फ्यू कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, बाहर से दिखने वाले कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड होते हैं, वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशंस होते हैं जिनमें सारे नेचुरल कैरेक्टर्स, यानी पौधे में जड़ से लेकर के सीड तक, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, सारे कैरेक्टर्स, ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर्स, सबका अध्ययन किया जाता है। तो वो क्लासिफिकेशन जो सारे कैरेक्टर्स पर बेस्ड है वो नेचुरल है। और वो क्लासिफिकेशन जिसमें इवोल्यूशन को भी शामिल कर लिया गया है, यानी ये पौधा प्रिमिटिव है, ये पौधा एडवांस है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक है। एक छोटा छोटा समझ में आया? क्या समझ में आया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित है, यानी ये कुछ ही लक्षणों पर आधारित है जो कि बाह्य लक्षण है, मॉर्फोलॉजिकल है। नेचुरल कैरेक्टर्स, ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर्स, जितने उपलब्ध कैरेक्टर्स हैं पौधों के अंदर, रूट से लेकर के सीड तक, सभी पर आधारित है। यानी वो क्लासिफिकेशंस जो पौधे के सभी लक्षणों पर आधारित है, ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर्स, वो नेचुरल है। और वो क्लासिफिकेशन जिनमें इवोल्यूशन को भी शामिल कर लिया कि ये पौधा प्रिमिटिव है, दुनिया में पहले आया, ये पौधा दुनिया में बाद में आया, एडवांस है, उन्हें फाइलोजेनेटिक कहते हैं। चलो देखते हैं इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर हमने बताया, एक बेसिक आइडिया हुआ तुम्हें। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में देखो, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ग्रॉस का मतलब वो सारे बाहर से दिखने वाले सतही लक्षण, एक पौधे में बाहर बाहर जो आराम से कैरेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, उनके ऊपर आधारित है। तो इसमें केवल सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बाहर से दिखने वाले सतही लक्षणों पर आधारित है। जैसे हैबिट है, पौधे की हैबिट क्या है, ये पौधा ट्री है या श्रब है या हर्ब है, बाहर से नजर आ जाता है। ट्री बड़े होते हैं, श्रब झाड़ियां हैं, छोटी होती हैं, और हर्ब्स और छोटे होते हैं। कलर, पौधे का कलर कैसा है, उसकी पत्तियों का कलर कैसा है, पत्तियों का कलर, पत्तियों की संख्या और पत्तियों का शेप, ये कैसा है।
तो ये बाहर से दिखने वाले सुपरफिशियल यानी सतही लक्षणों पर आधारित है। तो इसमें फ्यू कैरेक्टर्स होते हैं जो केवल बाहर बाहर से दिख रहे हैं। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल इसीलिए कहा जाता है दैट इज बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और ये फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो सुपरफिशियल है, ऐसी सामने देखा पौधा तो सामने नजर आ रहे हैं, जैसे हैबिट हो गया, कलर, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव्स। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ज्यादातर जो थे लीनियस का छोड़ करके, बाकी लोगों ने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिए हैं वो मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब रूट, स्टेम और लीव्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड नहीं थे। ज्यादातर जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिए गए वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर आधारित थे, कायिक लक्षणों पर आधारित थे, जैसे रूट, स्टेम और लीव्स वगैरह। लेकिन लीनियस का जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था वो एंड्रूशियम के स्ट्रक्चर पर आधारित था। लीनियस का आर्टिफिशियल एंड्रूशियम यानी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर आधारित था। तो लीनियस के आर्टिफिशियल को हम सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। लीनियस के आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लिया गया था, जैसे एंड्रूशियम का स्ट्रक्चर, सिस्टम गिवन बाय लीनियस। तो एक पॉइंट ये तुम लिख लो, लीनियस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वाज आल्सो नोन एज, लीनियस का जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इसको हम लीनियस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन is also known as sexual system of classification, is also known as, के बटाए known as होता है, के बटाए मतलब known as सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसने जो कैरेक्टर्स लिए थे वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स लिए थे, एंड्रूशियम के कैरेक्टर लिए थे। तो फिर से देख लो, वो क्लासिफिकेशन जो बाहर से दिखने वाले यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, सारे नहीं, केवल सुपरफिशियल जो ऐसी सतही हैं, एक नजर में दिखाई पड़ते हैं, जैसे हैबिट है, कलर, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव्स, ये सब पौधे में दिखाई पड़ रही है। ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, और ज्यादातर लोगों के जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थे वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे। वेजिटेटिव मतलब रूट, स्टेम, लीफ जो बाहर से दिख रहा है। लेकिन लीनियस का जो आर्टिफिशियल था वो एंड्रूशियम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। एक फ्लावर के अंदर एक एंड्रूशियम, एक स्टेमन है, मोनैंड्रिया, दो स्टेमन है, डाइएंड्रिया, तीन स्टेमन है, ऐसे उसने क्लासिफाई किया था, ट्राइएंड्रिया। तो लीनियस के क्लासिफिकेशन में एंड्रूशियम का स्ट्रक्चर लिया गया था। तो लीनियस के आर्टिफिशियल को हम क्या कह देते हैं? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स पर आधारित था तो इसने गड़बड़ी कर दी। इसने गड़बड़ी क्या कर दी? आर्टिफिशियल सिस्टम सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। दो ऐसे पौधे जो कि आपस में काफी संबंधित थे, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी, उनको क्या कर दिया? देवर इनको सेपरेट कर दिया। दो पौधे ऐसे थे जिनके में काफी अच्छा संबंध था, जो क्लोजली रिलेटेड थे, एक को एक फैमिली में डाल दिया, दूसरे को दूसरी फैमिली में डाल दिया। अगर सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता तो यह समझ में आ जाता कि दोनों काफी मिलते जुलते हैं, शायद उनको एक ही फैमिली में रखना पड़ता। चूंकि फ्यू कैरेक्टर्स पर आधारित था तो इसने गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी क्या कर दी? सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग अलग कर दिया। एक पौधा एक फैमिली में डाल दिया, दूसरा पौधा दूसरी फैमिली में डाल दिया। जबकि अगर सारे कैरेक्टर्स को वो स्टडी करता तो उसमें सारे कैरेक्टर में काफी मिलते जुलते उसमें कैरेक्टर थे, तो हो सकता दोनों पौधों को एक ही फैमिली में रखना पड़ता। ऐसा क्यों हो पाया? इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग अलग क्यों कर दिया? क्योंकि बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन कुछ लक्षणों पर आधारित थे। इसी वजह से क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया, अलग अलग फैमिली में डाल दिया। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की एक डीमेरिट है। डीमेरिट का मतलब कमी है। दूसरी कमी क्या थी? आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस ने, आर्टिफिशियल सिस्टम कह लो या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इसने बराबर से महत्व दिया, इक्वल वेटेज दिया
वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को बराबर से महत्व दिया। यह भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने कहा कि वेजिटेटिव कैरेक्टर आसानी से बदल जाते हैं यदि हम एनवायरनमेंट को चेंज कर दें। फ्लोरल कैरेक्टर आसानी से नहीं बदलते, सेक्सुअल यानी फ्लोरल कैरेक्टर आसानी से नहीं बदलते। तो इसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर इनको बराबर महत्व दे दिया, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एनवायरनमेंट के चेंज होने से जल्दी चेंज हो जाते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं बाय द एनवायरनमेंट। इसको ऐसे समझो, दो पौधे ले लिए तुमने गुड़हल के, कोई भी पौधा ले लिया, मान लो चाइना रोज के ले लिया, एक को तुमने धूप में रखा और एक को तुमने छाई में रखा, यानी एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। तो कुछ समय बाद तुम देखोगे धूप वाले पौधे की पत्तियां छोटी हो गई हैं और छाई वाले पौधे की पत्तियां बड़ी हो गई हैं, यानी एनवायरनमेंट चेंज करने से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बदल गए। लेकिन जब फूल निकलने की बारी आई तो दोनों में सेम एक जैसे फूल निकले, दोनों में फूलों का साइज एक जैसा था, कलर एक जैसा था। तो यानी सेक्सुअल कैरेक्टर आसानी से नहीं बदलते अगर एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया जाए। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की दो बड़ी कमियां क्या थी? पहली कमी कुछ कैरेक्टर्स पर आधारित था, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जिनको साथ साथ एक ही फैमिली में रखना चाहिए था उसको सेपरेट कर दिया, एक को एक फैमिली में डाल दिया, एक को एक फैमिली में डाल दिया। ये गड़बड़ हो गई। दूसरी गड़बड़ी क्या हो गई? इसने बराबर से वेटेज दिया, बराबर से महत्व दे दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एनवायरनमेंट बदल जाने से बहुत जल्दी बदल जाते हैं। पत्तियां जो धूप में थी उसकी छोटी हो गई और जो छाई में पौधा था उसकी पत्तियां बड़ी हो गई, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बहुत आसानी से चेंज हो जाते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर उतनी आसानी से चेंज नहीं होते, लेकिन दोनों को बराबर महत्व दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को आर्टिफिशियल सिस्टम ने। याद कर लो, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिए जो फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर आधारित थे, जो बाहर से दिखते थे, सुपरफिशियल थे। ठीक, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से कैरेक्टर देखे गए? हैबिट देख लिया, कलर, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीफ। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो ज्यादातर लोगों ने दिए वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे। रूट, स्टेम और लीफ इनके लक्षणों पर आधारित थे। लेकिन लीनियस के आर्टिफिशियल में एंड्रूशियम का स्ट्रक्चर देखा गया था, यानी लीनियस का जो आर्टिफिशियल था वो सेक्सुअल था। कैसा था? वो सेक्सुअल था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को, जिनको एक ही फैमिली में रखना चाहिए था उसको अलग अलग कर दिया, क्योंकि ये कुछ लक्षणों पर आधारित था। उन लक्षणों में वो पौधे मैच नहीं कर रहे होंगे तो इसने दोनों को अलग कर दिया, बाकी लक्षण देखे ही नहीं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ने इक्वल वेटेज दिया, यानी बराबर से महत्व दे दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर आसानी से बदल जाते हैं जब हम एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। तैयारी करो तो पक्की करो, वरना मत करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं नेचुरल। नेचुरल क्लासिफिकेशन ये सारे लक्षणों पर आधारित था, लिख लेना, बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर्स। नेचुरल क्लासिफिकेशन आधारित था बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल या ऑल नेचुरल कैरेक्टर्स, ऐसे लिख लो। पौधों में जितने प्राकृतिक लक्षण हैं, जड़ से लेकर के सीड तक, जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम, लीव्स, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, सारे कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। ऐसा क्लासिफिकेशन जो सारे कैरेक्टर्स पर बेस्ड था, और साथ ही साथ दो पौधों के बीच में प्राकृतिक समानताओं पर आधारित था। दो पौधे आपस में कितना मैच करते हैं, यानी नेचुरल एफिनिटीज पर आधारित था। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में दो बातें ध्यान रखना, वो क्लासिफिकेशंस, वो सारे क्लासिफिकेशन जो पौधे के सारे नेचुरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, और पौधों के बीच में क्या प्राकृतिक समानताएं हैं, नेचुरल एफिनिटीज हैं, उस पर आधारित था। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑल नेचुरल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म।
पौधों के बीच में जो प्राकृतिक समानताएं हैं सारे लक्षणों में, दो पौधे के सारे लक्षण देखे गए, फिर इन दोनों को कंपेयर किया गया, पौधों के सारे कैरेक्टर्स और उनमें क्या प्राकृतिक समानताएं हैं, उनमें क्या नेचुरल एफिनिटीज हैं, उसके ऊपर आधारित था ये क्लासिफिकेशन। इसमें एक्सटर्नल फीचर के अलावा और भी चीजें ऐड की गई, जैसे ऊपर वाले में केवल एक्सटर्नल था। इन एडिशन टू एक्सटर्नल फीचर के अतिरिक्त दिस ऑल्सो इंक्लूड इंटरनल फीचर। इस क्लासिफिकेशन में इंटरनल फीचर को भी स्टडी किया गया, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अब जैसे तुम कुकुरबिटेसी के स्टेम का सेक्शन काटोगे, कद्दू के स्टेम का सेक्शन काटोगे तो उसमें वैस्कुलर बंडल बाइकोलेटरल है, कैसे हैं, बाइकोलेटरल नजर आते हैं। तो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देखा गया, यानी जड़ तने पत्ती अंदर से कैसे बने हैं, उसका भी इसको भी इंक्लूड किया गया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर। एनाटॉमी का मतलब आंतरिक संरचना, तो किसी पौधे की आंतरिक संरचना को का अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसको भी शामिल किया गया, यानी लीफ, स्टेम और रूट, ये सब अंदर से कैसे दिखते हैं, दो पौधों में क्या समानता है अंदर से, उसको भी देखा गया। एम्ब्रायोलॉजी को देखा गया, इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है पौधों के अंदर, उसको भी कंसीडर किया गया। और फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब उस पौधे के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, उन पौधों के अंदर कौन कौन से रसायन हैं, यानी फाइटोकेमिस्ट्री को भी देखा गया। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन केवल एक्सटर्नल फीचर की बात नहीं करता जैसे आर्टिफिशियल करता था, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर के साथ साथ ये इंटरनल फीचर, जैसे पौधे के किसी भी भाग का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, पौधे के किसी भी भाग की एनाटॉमी का मतलब आंतरिक संरचना, और आंतरिक संरचना को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, और कोई भी चीज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो अल्ट्रा होती है, बहुत क्लियर नजर आती है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है। इसमें एम्ब्रायोलॉजी को भी शामिल किया गया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, और फाइटोकेमिस्ट्री, कौन से केमिकल्स है पौधों के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनको भी शामिल किया गया। बहुत से केमिकल हैं, तंबाकू में निकोटीन होता है, पेपर सोमनीफेरम में आपका मॉर्फिन कोडीन होता है, केमिकल्स भी देखेगा। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन नेचुरल माना गया है। बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं नेचुरल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनमें सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा दुनिया में विख्यात है कौन सा, बेंथम एंड हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम नेचुरल कहते हैं। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन हम लोग प्रैक्टिकल में भी यूज करते हैं, जो इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं और जो हर्बेरियम फाइल बनाते हैं, वो इसी क्लासिफिकेशन पर आधारित है। प्रैक्टिकल फाइल और हर्बेरियम कौन से क्लासिफिकेशन के अनुसार बनती है, बेंथम एंड हुकर का नेचुरल। तो ये इसमें एक पॉइंट लिख लेना अपनी कॉपी में, दिस क्लासिफिकेशन इज यूज्ड in practicals and herbarium. This classification is used in practicals and herbarium. प्रैक्टिकल में और हर्बेरियम बनाने में इस क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुमने प्रैक्टिकल फाइल में मेंढक बनाया था, फ्रॉग, तो राइट साइड पर जो क्लासिफिकेशन लिखोगे वो नेचुरल होता है, और अक्सर इसी का ही होता है, बेंथम एंड हुकर का। तो बेंथम एंड हुकर के नेचुरल क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में, प्रैक्टिकल्स में और हर्बेरियम बनाने में और हर्बेरियम फाइल बनाने में। हर्बेरियम में पौधा सुखा के लगाते हैं। चलो याद करते हैं नेचुरल। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन दो चीजों पर आधारित है, पौधों में जितने भी कैरेक्टर हैं सारे अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर्स पर आधारित है। पहली बात, पौधों के बीच में जो प्राकृतिक समानताएं हैं, जब पौधों के कैरेक्टर स्टडी किए गए, उन कैरेक्टर में कंपैरिजन किया गया, तो देखा गया अगर दो पौधे काफी मिलते जुलते हैं तो उनको एक फैमिली में रखा गया। तो ये नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर आधारित है, पौधों के बीच में क्या प्राकृतिक समानताएं होती है उस पर आधारित है। इसमें एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर
जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री को भी शामिल किया गया। बेंथम अनुकर का सबसे बेहतर क्लासिफिकेशन है, नेचुरल में सबसे अच्छा यही माना जाता है। बहुत लोगों ने नेचुरल दिए थे क्लासिफिकेशन, इनका सबसे बेस्ट है और प्रैक्टिकल्स में और हर्बेरियम में इस्तेमाल होता है। चलो हम लोग देखते हैं लास्ट वाला क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वो होता है जो इवोल्यूशन पर आधारित है। तो सच क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, विकास के दौरान दो पौधों में क्या संबंध है, इस पर आधारित है फाइलोजेनेटिक। मान लो कोई पौधा तुम ढूंढ करके लाए, खोज करके, अब इस पौधे को तुम ये टेस्ट करोगे, इस पौधे के कंपेयर करोगे पौधों से। अगर ये जो पौधा तुम खोज करके लाए हो, ध्यान से सुनो, ये पुराने पौधों से मैच कर रहा है, ऐसे पौधे जो इस दुनिया में पहले आए थे उनसे मैच कर रहा है, जैसे रेननकुलेसी, मैग्नोलिएसी, इनके पौधे बहुत प्रिमिटिव माने गए हैं और हिमालय पे पाए जाते हैं, इंडिया में बहुत है। तो एक पौधा तुम डिस्कवर करके लाए और इसके लक्षण किसी पुराने पौधे से मैच कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा ये पौधा दुनिया में पहले आया, ये प्रिमिटिव है। और यदि इस पौधे के लक्षण ऐसे पौधों से मिलते हैं जो इस दुनिया में बाद में आए, तो इसको एडवांस माना गया। डाइकॉट दुनिया में पहले आए, सबसे पुरानी फैमिली में मैग्नोलिएसी, रेननकुलेसी, ये फैमिली बहुत पुरानी मानी गई है, यानी इन फैमिली के जो पौधे हैं वो दुनिया में पहले इवॉल्व हुए। सबसे एडवांस मानी जाती है कंपोस्टी और ग्रैमनी फैमिली, ग्रैमनी खास करके, मोनोकॉट की फैमिली। किसकी है? मोनोकॉट। मोनोकॉट सबसे एडवांस है। इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो उसमें एक डायग्राम भी मोनोकॉट लास्ट में है, इवोल्यूशन में एक डायग्राम है इसके अंदर, लास्ट में है मोनोकॉट। तो मोनोकॉट सबसे एडवांस माने गए हैं, यानी इस दुनिया में बाद में आए हैं, इनका इवोल्यूशन बाद में हुआ है। तो वो क्लासिफिकेशन जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित है वो फाइलोजेनेटिक है। और आजकल जितने भी क्लासिफिकेशन है, जैसे पहले हम लोग ने पढ़ा विटेकर का, विटेकर का भी फाइलोजेनेटिक है। विटेकर का क्या था? उसमें भी इवोल्यूशन है, इवोल्यूशनरी रिलेशन पर आधारित है विटेकर। तो विटेकर का पूछा जा सकता है ये फाइलोजेनेटिक है, क्योंकि वो भी इवोल्यूशन पर आधारित है। किसमें? बहुत सारे कैरेक्टर है लेकिन इवोल्यूशन भी है उसमें, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन क्या कहता है, ये क्लासिफिकेशन क्या मानता है? दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा, वो ऑर्गेनिज्म जो एक ग्रुप में आते हैं, टेक्सा कहते हैं ग्रुप, वो ऑर्गेनिज्म जो एक ग्रुप में आते हैं, एक ग्रुप में आते हैं, जैसे मान लो एक टेक्सा हो गया स्पर्मेटोफाइटा, एक ग्रुप है स्पर्मेटोफाइटा, ये पौधों का एक ग्रुप है, एक टेक्सा है। स्पर्मेटोफाइटा टेक्सा यानी ग्रुप है, टेक्सॉन कहते हैं ना ग्रुप, ये टेक्सॉन है। इसमें सारे पौधे आते हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं। सीड बियरिंग प्लांट है। कैसे प्लांट है? सीड बियरिंग प्लांट्स को कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोफाइटा। इनसे जिम्नोस्पर्म भी पैदा हुए, एंजियोस्पर्म भी। इन सीड बियरिंग प्लांट से क्या पैदा हुए? जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में भी सीड पाए जाते हैं, और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म दोनों ही एक ही टेक्सा में आते हैं। दोनों किस में आ रहे हैं? एक ही ग्रुप में आते हैं, एक ही टेक्सॉन में आते हैं। वो टेक्सॉन है स्पर्मेटोफाइटा। तो ये माना जाता है वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही टेक्सॉन में आते हैं उनके एंसेस्टर एक होते हैं, इनके पूर्वज सेम होते हैं, उनके पूर्वज सेम होते हैं, सेम एंसेस्टर। समझ में आई? दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। वो ऑर्गेनिज्म जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो कि एक ही ग्रुप यानी टेक्सा में आते हैं, स्पर्मेटोफाइटा में, तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो कि एक ही टेक्सा के अंतर्गत है, उनके एंसेस्टर यानी पूर्वज एक होंगे। यानी उन्हीं पूर्वजों से इन दोनों का इवोल्यूशन हुआ, इन्हीं पूर्वजों से, इन पूर्वजों से दोनों का इवोल्यूशन हुआ। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही टेक्सा में आते हैं उनके एंसेस्टर कॉमन होते हैं, उनके एंसेस्टर कॉमन होते हैं। एक ट्री जैसा बनता है, ब्रांचेस बनती हैं आगे चल करके, और उन्हें क्लैडिस्टिक्स भी कहते हैं। तुम्हारे लेवल से ऊपर जाने दो। वो ऑर्गेनिज्म जिम्नो और एंजियोस्पर्म जो एक ही टेक्सा में आते हैं उनके एंसेस्टर सेम है, उनके एंसेस्टर सेम है। यानी इन दोनों का जो इवोल्यूशन है वो एक ही तरह के पूर्वजों से हुआ है। एक ही तरह के पूर्वज मतलब एक ही तरह के एंसेस्टर। क्लियर है? चलो, ये तो तीनों क्लासिफिकेशन हो गए। कौन कौन से तीन पढ़े? आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। ठीक,
इसके अलावा कुछ और भी एनसीईआरटी ने दे रखा है। क्लासिफिकेशन की में आने वाली दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए बहुत प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं। अभी क्लासिफिकेशन को और बेहतर बनाने की कोशिश चल रही है। उसी के संदर्भ में क्लासिफिकेशन है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आ गई। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कंप्यूटर्स की मदद से की जाती है। किसकी मदद से? इट इज नाउ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर का दौर आ गया तो क्लासिफिकेशन और बेहतर हो सकता है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी सभी दिखाई पड़ने वाले लक्षणों पर आधारित है। ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, उस पौधे में जो जो कैरेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं सब पर आधारित है, बाहर से भी और अंदर से भी। वो टेक्सोनॉमी जो सारे ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर आधारित है, जिसमें हम कंप्यूटर्स की मदद लेते हैं, वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है। इसमें करते क्या है? नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स। नंबर और कोड दे दिए जाते हैं सभी कैरेक्टर को। जैसे मटर का पौधा है, मान लो मटर का पौधा में रूट नोड्यूल्स होते हैं। मटर के पौधे की जड़ों में रूट नोड्यूल्स होते हैं। इस कैरेक्टर को कंप्यूटर में फीड किया और एक कोड नंबर दे दिया कि एक नंबर, कोड नंबर यह है प्रेजेंस ऑफ रूट नोड्यूल, एक नंबर हो गया। फिर मटर के पौधे में पल्वाइनस लीफ बेस होता है, लीफ बेस फूला हुआ होता है। इस कैरेक्टर को कंप्यूटर में टाइप किया और नंबर, कोड नंबर दे दिया, मान लो 2 दे दिया। फिर मटर के पौधे में लेग्यूम फ्रूट होता है, लेग्यूम फ्रूट टाइप किया कंप्यूटर में और उसको एक कोड नंबर दे दिया। मटर के पौधे में डायडेल्फस कंडीशन होती है 9+1, स्टेमेन 2 ग्रुप में होते हैं, तो डायडेल्फस कंडीशन टाइप किया, उसको एक नंबर दे दिया। तो उस मटर के पौधे में, यानी दुनिया में जितने पौधे हैं उनमें सारे कैरेक्टर तुमने कंप्यूटर में फीड कर दिए और हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दे दिया, हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दे दिया। अब क्या होगा? अब तुम एक नया पौधा खोज करके लाए, उस नए पौधे के कैरेक्टर देखे, तुमने कैरेक्टर देखे, उसको कंप्यूटर में टाइप किया, कंप्यूटर में कैरेक्टर को टाइप किया, कंप्यूटर ने उसके कोड जनरेट कर दिए। तुमने पहले से कैरेक्टर फीड कर रखे हैं और कंप्यूटर ने यह बता दिया कि यह पौधा जो तुम खोज करके लाए हो, इसके ज्यादातर कोड इस फैमिली के पौधों से मैच कर रहे हैं, मालवेसी फैमिली के पौधों से मैच कर रहे हैं। तो उसको उठा के किसमें रख दिया? मालवेसी में डाल दिया। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किसकी मदद से की जाती है? कंप्यूटर की मदद से। सारे कैरेक्टर को कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। दुनिया के जितने पौधे हैं उनके सारे कैरेक्टर को एक कोड नंबर दे करके कंप्यूटर में फीड कर दिया। अब एक तुम पौधा खोज करके लाए, सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको कौन सी फैमिली में रखा जाए। उस पौधे के कैरेक्टर तुम टाइप करो कंप्यूटर पे, कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से सारे कैरेक्टर पड़े हुए हैं। कंप्यूटर उन कैरेक्टर के कोड बता देगा, ये कोड है और इनमें से ज्यादातर कोड इस फैमिली के पौधों से मैच कर रहे हैं, तो उस पौधे को उस फैमिली में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वो टेक्सोनॉमी, वो क्लासिफिकेशन जो कंप्यूटर्स की मदद से किया जाता है, वो न्यूमेरिकल है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। पौधे में जितने दिखाई पड़ रहे हैं लक्षण उन पर आधारित है। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर को एक नंबर, एक कोड दे दिया जाता है और कंप्यूटर में टाइप कर दिया के छोड़ दिया जाता है। अब कंप्यूटर के रिकॉर्ड में बहुत सारे कैरेक्टर हैं और उन सारे कैरेक्टर के कोड भी हैं। कोई नया पौधा लाए, तुमने कैरेक्टर उसके डाले, कंप्यूटर ने कोड बताए और बता दे ज्यादातर कोड इस फैमिली के पौधों से मैच कर रहे हैं, उस फैमिली में उसको शिफ्ट कर दिया गया। ये बढ़िया है। तो इसमें फायदा क्या हुआ? इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। हर एक कैरेक्टर को बराबर से महत्व मिल गया। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, और सैकड़ों कैरेक्टर तुमने कंसिडर भी कर लिए। हर एक कैरेक्टर को बराबर से महत्व मिल गया और एक ही टाइम में सैकड़ों कैरेक्टर्स को स्टडी कर लिया, क्योंकि सारे सैकड़ों कैरेक्टर तुमने सब कंप्यूटर में डाले थे। तो इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। हर एक कैरेक्टर को बराबर से महत्व मिल गया। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। सैकड़ों कैरेक्टर्स तुमने स्टडी कर लिए, उनको कंसिडर कर लिया। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम देखे जाते हैं, सेल नहीं देखी जाती है। क्रोमोसोम कितने का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का बिहेवियर, वो क्लासिफिकेशन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर,
क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और बिहेवियर देखा जाता है, वो साइटोटैक्सोनॉमी है। क्या है? साइटो का मतलब सेल नहीं है, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? कभी क्रोमोसोम देखो बीच में आ जाते हैं मेटाफेज में, कभी क्रोमोसोम एनाफेज में किनारे भाग रहे हैं, ये बिहेवियर है। क्रोमोसोम मोटे हैं या पतले हैं, ये सब बिहेवियर है उनका। कीमोटैक्सोनॉमी बिल्कुल सही है, ये केमिकल्स पर बेस्ड है। पौधों के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं? दो पौधे जिनमें सेम केमिकल्स हैं, उनको एक ही फैमिली में रख दिया। पौधों के अंदर ढेर सारे केमिकल्स होते हैं, ढेर सारे रसायन होते हैं, तो दिस इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। ये पौधों के रासायन एवं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी पौधों के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, उस पर आधारित है। तो अच्छा बताओ, वो कौन सा क्लासिफिकेशन है जो इवोल्यूशन पर आधारित है? फाइलोजेनेटिक। वो क्लासिफिकेशन जिसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को दूर दूर कर दिया, बिकॉज दैट वाज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स, आर्टिफिशियल है। वो क्लासिफिकेशन जो प्रैक्टिकल्स और हर्बेरियम में यूज किया जाता है, वो नेचुरल है। वो क्लासिफिकेशन जिनमें ये माना जाता है कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, फाइलोजेनेटिक। वो क्लासिफिकेशन जो कंप्यूटर्स की मदद से हो रहा है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। वो क्लासिफिकेशन जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर देखा जाता है। करा सब कुछ जा सकता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहे वहां राह है। अब तुम्हारी ऊर्जा से मेरी ऊर्जा बढ़ती है। अब ये है क्योंकि क्लासेस सबकी बहुत चल रही है, इस समय दिक्कत आ रही, कोई क्लास कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा, तो हमने अलाउ कर दिया है। तुम अगर बीच में आ जाओ, ये क्लास तुम्हारा 5 बजे शुरू हो जाता, तुम जा सकते हो। अगर तुम्हारा क्लास 5 बजे एग्जैक्ट कहीं शुरू हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, या तुम 3 या 3:15 पे आ पा रहे हो, तब भी अलाउड है। लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमने 3:15 कह दिया तो 3:15 पे आना चालू कर दो, अलग बात है। लेकिन 3:15 पे छूट रहे हो कहीं से, तब भी आ सकते हो। तो इस क्लास में, क्योंकि ये अभी किसी ने रिवीजन शुरू ही नहीं किया, सब अभी केमिस्ट्री में तो बहुत पीछे पीछे है, अभी फिजिक्स तो और पीछे चल रहा है, डेली क्लास चला लगा दिया ना लाइक। और यहां हमारा देखो साहब, जो रेगुलर क्लास हम पढ़ा रहे, किस लेवल से पढ़ा के? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जैसे पढ़ाते पहला क्लास लिया है। हाँ, ये भी बात सही है। अब लेकिन बस ये है कि चल तो रहा है, पैसा भी तो दिया है ना लाइक। अब पढ़ेंगे हम लोग, पैसा वसूलना भी तो है। एल्गी से लेकर के पढ़ेंगे अब एंजियोस्पर्म तक, एल्गी से एंजियोस्पर्म। और याद करना, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाने वाला थोड़ा सा था, ऊपर चला गया। अब इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगेगा बस, हल्का लेकिन याद बहुत करना है। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, एल्गी के पास क्लोरोफिल पाया जाता है। अरे एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक सभी में क्लोरोफिल होता है, तो इसमें भी क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो ऑटोट्रॉफिक होगा, स्वपोषी होगा। एल्गी जो होते हैं सिंपल पौधे हैं, सरल पौधे हैं, थाइलॉइड है। थाइलॉइड का मतलब यह होता है जिनमें वास्तविक जड़ तने पत्तियां नहीं है। ऐसे पौधे जिनमें वास्तविक जड़ तने पत्तियां नहीं होते, वो थाइलॉइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दे डू नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, इनमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं होते, ये थाइलॉइड है। ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि क्लोरोफिल है, एंड लार्जली एक्वेटिक, ज्यादातर पानी में पाई जाती है एल्गी। कुछ एल्गी जमीन पत्थरों पर भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर एल्गी एक्वेटिक है, पानी में पाई जाती है। ये फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी में भी होते हैं, एंड मराइन यानी खारे पानी में भी होते हैं। तो पहला पॉइंट याद करो, एल्गी क्लोरोफिल बेयरिंग प्लांट्स है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सिंपल पौधे हैं, थाइलॉइड है। थाइलॉइड का मतलब दे डू नॉट हैव ट्रू रूट सिस्टम एंड लीव्स, वास्तविक जड़ तने पत्तियां नहीं होती। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी हैं। लार्जली एक्वेटिक, ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। ये मीठे पानी में होते जिनमें सॉल्ट कम होते हैं, और खारे पानी में होते जिनमें सॉल्ट, लवण ज्यादा होते हैं, दोनों में मिलते हैं। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, कुछ एल्गी फंजाई के साथ भी पाए जाते हैं लाइकेन में, और कुछ एल्गी एनिमल्स के ऊपर भी रहते हैं, जैसे स्लोथ बियर के ऊपर। स्लोथ बियर के ऊपर भी कुछ एल्गी रहती है। एक एल्गी है ट्राइकोफिलस, वो स्लोथ बियर के ऊपर रहती है। ट्राइकोफिलस एल्गी कहां रहती है? स्लोथ बियर के ऊपर। स्लोथ बियर एक एनिमल है। तो कुछ एल्गी फंजाई के साथ रहते हैं लाइकेंस में,
और कुछ एनिमल्स के ऊपर रहते हैं। ऑन एनिमल्स, ऑन स्लोथ बियर लिखा तो है, स्लोथ बियर के ऊपर। ट्राइकोफिलस है, क्या है ये? ट्राइकोफिलस। एल्गी कॉलोनियल हो सकते हैं, एल्गी कॉलोनी बनाते हैं, ऐसी बहुत सारे मेंबर्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और कॉलोनी बना लेते हैं, जैसे वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल एल्गा है, कॉलोनी बना के रहता है और इसकी कॉलोनी पानी में तैरती है। मोटाइल कॉलोनी है, कैसी है? मोटाइल का मतलब जो पानी में चलती है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी बिल्कुल गोल गेंद जैसी होती है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी बिल्कुल गेंद जैसी है। बहुत सारे इंडिविजुअल यानी बहुत सारी सेल्स आपस में मिल करके कॉलोनी बना लेते हैं और किनारे वाली जो सेल्स है उनमें फ्लैजेला भी होते हैं। इस कॉलोनी में जो किनारे की कोशिकाएं हैं उनमें फ्लैजेला भी होते हैं, जिसकी मदद से पानी में तैरती है। इस बड़ी कॉलोनी को पेरेंट कॉलोनी कहते हैं, इस बड़ी कॉलोनी को पेरेंट कॉलोनी कहते हैं और इसके अंदर सेम पेरेंट कॉलोनी जैसी छोटी छोटी और कॉलोनी होती है। पेरेंट कॉलोनी जैसी बिल्कुल छोटी छोटी और कॉलोनी होती है, इनको डॉटर्स कॉलोनी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? डॉटर्स कॉलोनी। तो वॉलवॉक्स की पेरेंट कॉलोनी के भीतर डॉटर्स कॉलोनी भी पाई जाती है, बिल्कुल पेरेंट जैसी होती है, साइज में छोटी होती है। तो कॉलोनियल एल्गा का नाम बताओ, किसी कॉलोनियल एल्गा जो कॉलोनी बना के रहता है वो वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की कॉलोनी कैसी है? फिक्स्ड है या मोटाइल? मोटाइल है, जमीन से चिपकी नहीं है, समुद्र के तल से या तालाब के तल से। ये पानी में तैरती है क्योंकि किनारे वाली कोशिकाओं में क्या दिख रहे हैं? इस कॉलोनी की किनारे वाली सेल्स के अंदर फ्लैजेला नजर आते हैं। फिलामेंटस, फिलामेंटस में स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स है। स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स फिलामेंट जैसी होती हैं और ये अनब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं, इनके फिलामेंट में ब्रांचेस भी नहीं होती। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स के एल्गी कैसे दिखते हैं? फिलामेंट जैसे, तंतुओं जैसे, और ये अनब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं। इनके फिलामेंट्स जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि ये कारा है, कारा ये मतलब चारा कहते हैं लोग, कारा ब्रांच्ड फिलामेंटस है। पुरानी एनसीईआरटी में थी कारा ब्रांच्ड फिलामेंटस है और स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स अनब्रांच्ड फिलामेंटस है। पॉलीसाइफोनिया आगे पढ़ेंगे, रेड एल्गी, वो भी ब्रांच्ड फिलामेंटस है, ब्रांच्ड फिलामेंटस है। लेकिन यहां पर तुम याद करो बस केवल स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स अनब्रांच्ड है, कैसे है? लेकिन फिलामेंट जैसे, तंतुओं जैसे। मैसिव प्लांट बॉडी, बहुत बड़ा शरीर होता है। मैसिव प्लांट बॉडी यानी कुछ एल्गी जो होती है उनका शरीर बहुत बड़ा होता है, 100 फीट ऊंची होती है। समुद्र तल से कितना ऊंचे तक जा सकती है? 100 मीटर, नॉट फीट। समुद्र तल से ऊपर 100 मीटर ऊपर आ जाती है। इतने बड़े साइज की भी एल्गी होती हैं। बड़े, बहुत बड़े साइज की एल्गी को केल्प्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? केल्प्स। मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी, ज्यादातर ये ब्राउन एल्गी होती हैं। ब्राउन एल्गी को कहते हैं फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी कहलाती है फियोफाइसी और ये बहुत मैसिव होती हैं। फियोफाइसी के वो मेंबर्स जो 100 मीटर ऊंचे होते हैं उनको केल्प्स कहते हैं, केल्प्स। ये मैसिव प्लांट बॉडी बनाती हैं। इनका शरीर दैत्याकार है, बहुत बड़ा शरीर होता है, जैसे लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है, बहुत बड़े साइज की है, 100 मीटर ऊंची हैं। ये केल्प्स कहलाती है। क्या कहलाती हैं? केल्प्स। चलो 3 याद करो। एल्गी कैसी हो सकती है? कॉलोनियल, कॉलोनी बना के एल्गी रहती हैं, जैसे वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की कॉलोनी मोटाइल होती है, पानी में तैरती है। एक होता है हाइड्रोडिक्टियन, उसकी कॉलोनी फिक्स होती है, वो चलती नहीं है, नॉन मोटाइल है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे नहीं है, तुम इतना ही याद करो। वॉलवॉक्स की कॉलोनी जो है मोटाइल है और पेरेंट कॉलोनी के अंदर छोटी छोटी डॉटर कॉलोनी भी दिखाई पड़ती है। फिलामेंटस एल्गी के नाम बताओ दो। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ये फिलामेंटस है लेकिन अनब्रांच्ड है। कैसे है? फिलामेंटस ब्रांच में कारा आता है। मैसिव प्लांट बॉडी जिसका पादप शरीर बहुत बड़ा है वो फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं और इन्हें केल्प्स कहते हैं। केल्प्स के अंतर्गत आते हैं लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा, ये बड़े साइज की ब्राउन एल्गी।
चलो आते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। फोटो लेते रहना अगर जरूरत हो। एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन से होता है, एल्गी के थैलस के टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और हर एक टुकड़े से नया एल्गी बन जाता है, फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरह के स्पोर की मदद से होता है। सबसे कॉमन एल्गी के स्पोर है जूस्पोर। सबसे कॉमन स्पोर एल्गी के कौन से हैं? जूस्पोर। जूस्पोर में फ्लैजेला पाए जाते हैं और ये मोटाइल होते हैं, यानी ये पानी में तैर सकते हैं। तो जूस्पोर में क्या होते हैं? ये मोटाइल स्पोर है। मोटाइल का मतलब ये पानी में तैरते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजेला होते हैं। ये एल्गी के सबसे कॉमन स्पोर है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में कैसे हुआ? फ्रैगमेंटेशन, टुकड़ों से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर की मदद से होता है। एल्गी के सबसे कॉमन स्पोर कौन से हैं? ज़ूस्पोर है। जू का मतलब ही होता है मोटाइल, जो पानी में तैरते हैं। इनमें फ्लैजेला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के फ्यूजन से होता है। मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस होता है। पहले आइसोगैमस हम थोड़ा बता भी चुके हैं फंजाई में, यहां भी बता देते हैं। आइसोगैमस में होता क्या है? गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी बाहर से देखने पर बिल्कुल एक जैसे, इनका साइज और शेप बिल्कुल एक जैसा है। मेल और फीमेल गैमीट बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो ये आइसोगैमस है। यूलोथ्रिक्स के जो आइसोगैमीट्स हैं उनमें फ्लैजेला होते हैं, वो मोटाइल होते हैं। यूलोथ्रिक्स के आइसोगैमीट्स कैसे हैं? मोटाइल आइसोगैमीट्स हैं, वो पानी में तैर सकते हैं। ये मोटाइल आइसोगैमीट्स होते हैं यूलोथ्रिक्स के। और स्पाइरोगायरा में फ्लैजेला नहीं होते, दोनों बाहर से देखने पर एक जैसे हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, आइसोगैमस। लेकिन स्पाइरोगायरा के मेल और फीमेल गैमीट्स में फ्लैजेला नहीं होते। आइसोगैमस तो है लेकिन गैमीट्स नॉन मोटाइल है। गैमीट्स कैसे हैं? तो स्पाइरोगायरा के नॉन मोटाइल गैमीट्स है, लेकिन दोनों में ही आइसोगैमस है। आएगा, आ सकता है ये सवाल। नॉन मोटाइल गैमीट्स है, नॉन मोटाइल आइसोगैमीट्स लिखो। तो बस समझते चलो, फोटो खींचते चलो, घर पे जाके याद कर लेना। आइसोगैमस में देखो, गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज। गैमीट का साइज भी एक जैसा होता है, शेप भी एक जैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। गैमीट्स की जो बनावट है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। मेल और फीमेल गैमीट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज। फ्लैजेलेटेड आइसोगैमीट्स आर फाउंड इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स के आइसोगैमीट्स में फ्लैजेला होते हैं। यूलोथ्रिक्स के आइसोगैमीट फ्लैजेलेटेड होते हैं। नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमीट्स आर फाउंड इन स्पाइरोगायरा के आइसोगैमीट्स में फ्लैजेला नहीं होते। तो यूलोथ्रिक्स के मोटाइल होते हैं आइसोगैमीट्स और स्पाइरोगायरा के नॉन मोटाइल। स्पाइरोगायरा मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइरोगायरा के आइसोगैमीट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। एनाइसोगैमस में क्या होगा? एक गैमीट छोटा होता है और एक गैमीट बड़ा है। साइज अलग है लेकिन शेप एक जैसा है। साइज अलग है लेकिन शेप एक जैसा है। मेल गैमीट छोटा है और मान लो फीमेल गैमीट बड़ा है, दोनों का साइज अलग अलग है लेकिन शेप एक जैसा है। गैमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज, साइज अलग अलग है, एक छोटा और एक बड़ा। ऐसा यूडोराइना में देखने को मिलता है। नई एनसीईआरटी किताब में नाम चेंज कर दिया, यूडोराइना यहां पर क्लेमाइडोमोनास वगैरह दे रखा था। गैमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज एज इन यूडोराइना। ooगैमस में कुछ नहीं है। ooगैमस में एक गैमीट फ्लैजेलेटेड है, छोटा है जिसमें फ्लैजेला है, और एक गैमीट बड़ा है जिसमें फ्लैजेला नहीं है। एक गैमीट मोटाइल है, ये मेल हो गया,
स्मॉल और मोटाइल है। एक गैमीट छोटा है और इसमें फ्लैजेला है और ये चल सकता है, ये मेल गैमीट हो गया। और एक गैमीट में फ्लैजेला नहीं है, ये नॉन मोटाइल है, और ये लार्ज है नॉन मोटाइल। दूसरा गैमीट लार्ज है, बड़ा है और नॉन मोटाइल है। तो यहां पर गैमीट्स बिल्कुल आसानी से पहचान लोगे। जब गैमीट्स बिल्कुल आसानी से आप पहचान सकते हो तो उसे oogamous कहते हैं। oogamous का मतलब होता है गैमीट्स आर डिस्टिंक्ट, बिल्कुल क्लियर है। फीमेल गैमीट इज लार्ज है एंड नॉन मोटाइल, ये चल नहीं सकता, इसमें फ्लैजेला नहीं है, ये पानी में नहीं तैरता। वाइल मेल गैमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल, मेल गैमीट छोटे हैं और पानी में तैरते हैं, ये कहलाता oogamous। oogamous आपको वॉल्वॉक्स में, फ्यूकस में और कारा भी लिख लेना। वॉल्वॉक्स, फ्यूकस और कारा में oogamous होता है। पूरी रेड एल्गी में oogamous होता है, अभी आगे बताएंगे। तो बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। आइसोगैमस में गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, गैमीट साइज में भी सेम है और शेप भी एक जैसा है, एक जैसे बिल्कुल गैमीट है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। यूलोथ्रिक्स के आइसोगैमीट्स फ्लैजेलेटेड है, मोटाइल है। स्पाइरोगायरा के आइसोगैमीट्स नॉन फ्लैजेलेटेड यानी नॉन मोटाइल है। एनाइसोगैमस में गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है, एक जैसे नहीं है, एक छोटा और एक बड़ा है, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है, एक छोटा और एक बड़ा है। यूडोराइना में, oogamous में गैमीट्स बिल्कुल स्पष्ट है, डिस्टिंक्ट है। एक बड़ा वाला नॉन मोटाइल गैमीट है, वो फीमेल है, और छोटा वाला मोटाइल गैमीट ये मेल है। ये पानी में नहीं तैरता, ये पानी में तैरता। ये गैमीट्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत आराम से पहचान सकते हो oogamous है। क्या है ये? वैसे oogamous का मतलब कुछ और होता है जो लिखा नहीं है एनसीईआरटी ने, आगे लिखा है कहीं पर। oogamous का मतलब होता है जो फर्टिलाइजेशन है वो उगोनियम में होगा। कहां होगा? उगोनियम में होता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन उगोनियम, उसे oogamous कहते हैं। और उसमें डिस्टिंक्ट होते हैं गैमीट्स, गैमीट्स एकदम डिस्टिंक्ट है। तुम इतना ही याद करो जितना एनसीईआरटी ने दिया। एक बड़ा गैमीट है जिसमें फ्लैजेला नहीं है, नॉन मोटाइल है, वो फीमेल है, और छोटा वाला जिसमें फ्लैजेला है वो मोटाइल है, मेल है। ये हो गया रिप्रोडक्शन। तो एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल विभिन्न प्रकार के स्पोर से होता है। एल्गी के सबसे कॉमन स्पोर हैं ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर में फ्लैजेला होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में आइसोगैमस, यूडोराइना में एनाइसोगैमस, फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस और कारा में oogamous। सारी रेड एल्गी में oogamous। अभी आगे आएगा। स्पाइरोगायरा में कंजुगेशन ट्यूब बनती है, कंजुगेशन ट्यूब। 2 फिलामेंट एक दूसरे के करीब आते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, उसमें ऐसे होता है। स्पाइरोगायरा में 2 फिलामेंट एक दूसरे के करीब आते हैं, एक प्लस स्ट्रेन वाला और एक माइनस स्ट्रेन वाला। और उसमें क्या होता है, इसमें कंजुगेशन ट्यूब बनती है। ये कंजुगेशन ट्यूब आकर के मिल जाती है और एक गैमीट, इतना तैरने का मतलब ये नहीं, एक गैमीट यहां से यहां तक आ जाता, बस इतना ही आ पाता है। यहां से एक गैमीट निकलेगा और इसमें आ जाएगा, तो इसकी सारी सेल्स खाली हो जाती हैं और इसके सारे भर जाते हैं, इसमें जाइगोट बन जाते हैं। तो यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में मेल और फीमेल गैमीट आपस में कैसे फ्यूज करते हैं? कंजुगेशन होता है। क्या होता है? कंजुगेशन ट्यूब बनती है 2 फिलामेंट के बीच में। क्लियर है? बहुत ज्यादा कहोगे तो डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर उतना हो नहीं पाएगा। फिर बात काम पूरा होना चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो ठीक, क्योंकि अभी समझने वाले चैप्टर बहुत अच्छे अच्छे रह गए हैं। शुरुआत में मैं ऐसे ही ले रहा हूं क्योंकि याद करने वाले। चलो आगे देखते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का आर्थिक महत्व। एल्गी मनुष्य के लिए किस प्रकार से लाभदायक है? कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी।
कहते हैं दुनिया की आधी फोटोसिंथेसिस, इस पृथ्वी की आधी फोटोसिंथेसिस एल्गी करती है। एल्गी का मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी का मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स ना दे रखा हो डाइटम्स, डाइटम्स भी ना दे रखा हो एल्गी ऑफ ओशियन, एल्गी ऑफ, सब सही है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस डाइटम्स करते हैं, पानी की सतह पे रहते हैं फाइटोप्लैंक्टन है, और इनको कुछ लोग आज भी एल्गी मानते हैं, आज भी एल्गी मानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हो गया, एटलीस्ट half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by आधा CO2 फिक्सेशन। आधा CO2 फिक्सेशन का मतलब आधी फोटोसिंथेसिस, CO2 फिक्सेशन का मतलब हो गया फोटोसिंथेसिस। दुनिया की आधी फोटोसिंथेसिस कौन करता है? एल्गी। और इस फोटोसिंथेसिस से निकलती है ऑक्सीजन। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में करीब 20-21% है, और वो मैक्सिमम फाइटोप्लैंक्टन से आती है। कहां से आती है? उसके बाद अमेज़न के जंगलों से, उसके बाद अमेज़न के जंगलों से आती है। सबसे ज्यादा तो फाइटोप्लैंक्टन है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स के अंतर्गत आते हैं डाइटम्स। क्या आते हैं? अगर आंसर में डाइटम्स दे रखा है तब भी सही है, फाइटोप्लैंक्टन्स दे रखा है तब भी सही है, और एल्गी ऑफ ओशियन तब भी सही। तो एल्गी ऑफ ओशियन भी बढ़ा लो, कॉमा करके एल्गी ऑफ ओशियन। बहुत सारी एल्गी है जिसको भोजन की तरह इस्तेमाल की जाती, खाई जाती हैं, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम। ये मैराइन एल्गी है, समुद्र के खारे पानी में होती हैं और ये खाई जाती हैं। पोरफायरा रेड एल्गी है। पोरफायरा कैसी है? रेड एल्गी, और बाकी दोनों ब्राउन है। ये रेड एल्गी है और बाकी दोनों ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया और सरगासम। ये एडिबल है, एडिबल मतलब खाई जाती है भोजन की तरह, फूड। हाइड्रोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी को रोक लेते हैं, जैसे रुई है, रुई पानी को रोक लेती है, वो एक हाइड्रोकोलाइड है। ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर पानी को रोक लेते हैं उनको हाइड्रोकोलाइड कहते हैं। एल्गी के अंदर भी पाए जाते हैं हाइड्रोकोलाइड। इन हाइड्रोकोलाइड में एक का नाम है एल्जिन। एल्जिन एक हाइड्रोकोलाइड है जो ब्राउन एल्गी की सेल वॉल के बाहर होता है, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में होता है, इसे कह लो। और रेड एल्गी की सेल वॉल में कैराजीन होता है। ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में एल्जिन है, एक तरह का हाइड्रोकोलाइड है, ये वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है। और रेड एल्गी में कैराजीन होता है। एक बार उल्टा आया है, वो लिख दिया कैराजीन ब्राउन एल्गी और एल्जिन रेड एल्गी, उल्टा लिख दिया था जो गलत हो गया। ब्राउन एल्गी का एक हाइड्रोकोलाइड बताओ क्या है? एल्जिन है, और रेड एल्गी का हाइड्रोकोलाइड कैराजीन है। ये हाइड्रोकोलाइड बिल्कुल सतह पे होते हैं, सेल वॉल में होते हैं। कहां होते हैं? सेल वॉल में, बिल्कुल सतह पर होते हैं। फिर अगार, अगार भी हाइड्रोकोलाइड है, लिखा नहीं लेकिन ये भी होता है हाइड्रोकोलाइड। अगार में 70% पानी होता है, ये बिल्कुल जेली जैसा होता है। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। ये कमर्शियल प्रोडक्ट है। कमर्शियल का मतलब जो बाजार में बिकता है, जिससे हम पैसा कमाते हैं, उनको कमर्शियल बोलते हैं। अगार एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो बिकता है बाजार में, जिससे हम पैसा कमाते हैं। ये भी एक हाइड्रोकोलाइड ही है। ये अगार मिलता है हमको रेड एल्गी से, और रेड एल्गी के नाम है, ये बहुत बार आया सवाल, कौन सी रेड एल्गी से अगार अगार मिलता है? अगार मिलता है जलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। जलेडियम और ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी हैं, इनसे हमको अगार मिलता है। अगार एक ऐसा सब्सटेंस है जेली जैसा, इस पर हम बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं। अगार के ऊपर हम बैक्टीरिया का कल्चर कराते हैं, बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाते हैं, ग्रो कराते हैं। तो अगार एक तरह का कल्चर मीडियम है। क्या है? बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए। तो वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब। ये माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए होता है अगार। हम लोग माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं अगार के ऊपर। बैक्टीरिया ग्रो करके अपनी संख्या बढ़ाता है, इसे कल्चर बोलते हैं। बैक्टीरिया ग्रो करके अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, ये कल्चर है। तो अगार के ऊपर हम बैक्टीरिया का कल्चर कराते हैं, ये तो बहुत कॉमन है। इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, आइसक्रीम और जेली को ये सॉफ्ट कर देता है। हम घर पे फ्रिज में आइसक्रीम बनाते हैं, उसमें बर्फ पड़ जाती है, लेकिन बाजार की आइसक्रीम बिल्कुल सॉफ्ट होती है।
क्योंकि उसमें अगार मिक्स है। क्या मिक्स है? अगार आइसक्रीम और जेली में मिलाया जाता है, जो उसको सॉफ्ट बना देगा, और आइसक्रीम ज्यादा देर तक डंडी में लगी रहेगी, गिरेगी नहीं नीचे। वरना तुम घर पे अगर बनाओगे तो उसमें बर्फ पड़ जाती है। तो अगार आइसक्रीम और जेलीज में भी मिलाया जाता है। तो फिर से देखो, अगार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगार एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो बाजार में बिकता भी है, और ये रेड एल्गी से निकलता है, जलीडियम और ग्रेसिलेरिया। ये भी एक तरह का सेल वॉल में, ये अगार सेल वॉल में होता है, और ये भी एक तरह का हाइड्रोक्लोराइड ही है। लिखा नहीं है एनसीईआरटी, लेकिन होता है, हम लोग सब देखा है। अगार के ऊपर करते क्या है? अगार के ऊपर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स का कल्चर कराते हैं, और इनको आइसक्रीम और जेली बनाने में इस्तेमाल होता है। आइसक्रीम और जेली को सॉफ्ट कर देता है। फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट का मतलब भोजन के साथ खाना। भोजन में उतने पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं, उसके साथ कोई चीज हम लेते हैं तो वो सप्लीमेंट है। वो क्या है? सप्लीमेंट है। हमारे भोजन में उतना विटामिन और प्रोटीन नहीं होता, तो साथ में हमको सप्लीमेंट लेना पड़ता है, अलग से लेना पड़ता है। तो सलाद खा रहे हैं या फल खा रहे हैं, उनसे मिल जाता है विटामिन वगैरह। तो क्लोरेला और स्पाइरुलाइना, स्पाइरुलाइना तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो तुमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया में। ये यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन्स, इनमें ढेर सारा प्रोटीन है। इसको स्पाइरुलाइना मैंने यहां लिख दिया, लेकिन गलती से आ गया है। स्पाइरुलाइना ग्रीन एल्गी नहीं है, स्पाइरुलाइना साइनोबैक्टीरिया है। क्या है ये? लेकिन आज भी कुछ लोग इसे एल्गी ही मान लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को, साइनोबैक्टीरिया को लोग एल्गी ही मान लेते हैं। क्लोरेला है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन एल्गा है। क्लोरेला ग्रीन एल्गी है और वो यूनिसेलुलर है। स्पाइरुलाइना भी यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर यानी साइनोबैक्टीरिया है। दोनों एक कोश की होते हैं। क्लोरेला और स्पाइरुलाइना यूनिसेलुलर एल्गी, लिखा है यूनिसेलुलर। इनमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, एंड आर यूज्ड एज फूड, फूड सप्लीमेंट। भोजन के साथ लेते हैं इसको। इवन बाय स्पेस ट्रेवलर, अंतरिक्ष यात्री भी ले जाते हैं इसे। अरे क्लोरेला ऊपर ले जाते हैं अंतरिक्ष यात्री। क्लोरेला दो काम करता है अंतरिक्ष यान में। स्पेस क्राफ्ट होता है अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान के अंदर क्लोरेला ऑक्सीजन देता है, इसका एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर क्लोरेला को लेकर के एक इकोसिस्टम बनाया जाता है, जहां पर ये ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन मिलती है, और इसे खाते भी हैं, प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? तो स्पेस ट्रैवलर्स, अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला अपने साथ ले जाते हैं। ये भोजन में और ऑक्सीजन दोनों के लिए ऑक्सीजन भी देता है और भोजन में भी यूज होता है। लेकिन क्लोरेला और स्पाइरुलाइना में अगर हम कंपेयर करें तो इसमें ज्यादा प्रोटीन होता है स्पाइरुलाइना में। इसकी टैबलेट नीचे मिलती हैं। अगर तुम्हें प्रोटीन की कमी है, तुम्हें बॉडी वॉडी बनानी हो, तो स्पाइरुलाइना की तुम टैबलेट्स ले सकते हो। इसका पाउडर भी आता है। और स्पाइरुलाइना एक यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया है। इसको तुम सीवेज वाटर पे भी उगा सकते हो। घर से निकल रहा सीवर लाइन वाला पानी, उस पे भी उगाता है। पोटैटो इंडस्ट्री में आलू को धोने के बाद जो पानी निकलता है, उस पानी के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं ये क्लोरेला और ये स्पाइरुलाइना, खास करके स्पाइरुलाइना। कोई अभी तक बात ना समझ में बताओ? यहां तक हुआ एक पार्ट, जनरल पार्ट, क्लासिफिकेशन आएगा। तो चलो अभी ये बताओ कि स्पाइरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का है? आइसोगैमस। स्पाइरोगायरा के आइसोगैमिट्स कैसे है? नॉन फ्लैजिलेटेड है। एल्गी के सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर, जो स्पोर होते हैं वो एल्गी, एल्जिन एक हाइड्रोकोलाइड कौन सी एल्गी से प्राप्त होता है? एल्जिन एक हाइड्रोकोलाइड ब्राउन एल्गी से। अगर अगर कौन सी रेड एल्गी से मिलता है? जलीडियम और ग्रेसिलेरिया। कौन सी एल्गी जो खाते हैं हम लोग, एडेबल हैं, फूड? पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम, ये सब खाई जाती हैं। ब्राउन एल्गी के अंदर ढेर सारा आयोडीन होता है। लेमिनेरिया, सरगासम, ब्राउन एल्गी में ढेर सारा आयोडीन होता है। तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, गोवा वगैरह, उनको घेंगा रोग नहीं होता है। जैसे कि ना ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये आयोडीन इसको चाहिए। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड ऐसे फूल जाती है, ग्वाइटर हो जाता है, सिंपल ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड का फूलना सिंपल ग्वाइटर है। लेकिन समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनमें ग्वाइटर नहीं होता, घेंगा रोग नहीं होता, क्योंकि समुद्र के भोजन में ढेर सारा आयोडीन है। ब्राउन एल्गी में ढेर सारा आयोडीन है। ब्राउन एल्गी को मछलियां खाती हैं, तो आयोडीन मछली में आ गया, मछली को इंसानों ने खा लिया, इंसान के पास आ गया आयोडीन।
तो ढेर सारे, लेकिन हम लोग टाटा नमक खाते हैं या जो भी, इसमें आयोडीन पहले से ही है, आयोडीन तो लेते ही लेते हैं। चलो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का क्लासिफिकेशन में इसमें 3 ग्रुप बना दिए गए हैं। ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी, और रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, और रेड एल्गी रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं। प्लांट बॉडी में भी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। प्लांट बॉडी इनकी यूनिसेल्युलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, या फिलामेंटस। रफ में लिख सकते हो। यूनिसेल्युलर होती है क्लोरेला में। क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, वो यूनिसेल्युलर है। क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, वो कैसी है? यूनिसेल्युलर। क्लोरेला हो गया। कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स तो पढ़ के ही आ रहे हो अभी। वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है और कॉलोनी बना के रहता है। फिलामेंटस में 2 पढ़ के आ रहे हो अभी, स्पायरोगैरा और यूलोथ्रिक्स। ये फिलामेंटस है, स्पायरोगैरा यूलोथ्रिक्स। ये अनब्रांच्ड फिलामेंटस है, जबकि कारा जो है वो ब्रांच्ड फिलामेंटस, वो भी ग्रीन एल्गी है। कारा लिखा नहीं है, चलो जाने दो। ग्रास ग्रीन, इनका कलर घास के जैसा हरा होता है, क्योंकि इनमें 2 पिगमेंट अधिक होते हैं। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट, इनमें कौन से 2 पिगमेंट अधिक है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए और बी अधिक होने की वजह से इनका कलर घास जैसा हरा होता है। ये पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये पिगमेंट कहां होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना वगैरह नहीं होता, ए ग्रेनल होते हैं। कैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं? इनमें ग्रेना वगैरह नहीं है। थाइलाकॉइड तो होती हैं, बट ए ग्रेनल है। कैसा है ये? ए ग्रेनल। चलो क्लासिफिकेशन सबसे पहले पढ़ा आपने क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी। हरी शैवाल। प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर है जैसे क्लोरेला, कॉलोनियल है जैसे वॉल्वॉक्स, और फिलामेंटस अनब्रांच है जैसे स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक। फिलामेंटस ब्रांच में कारा। ये घास जैसे हरे दिखते हैं ग्रीन एल्गी। इनमें 2 पिगमेंट की डोमिनेंस है, अधिकता है। कौन से 2 पिगमेंट ज्यादा हैं? क्लोरोफिल ए और बी। ये पिगमेंट्स कहां पाए जाते हैं? ये पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। कहां होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे आकार होते हैं। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट तमाम आकार प्रकार के होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वायड हो सकते हैं, ये प्लेट लाइक हो सकते हैं, ये रेटिकुलेट हो सकते हैं, ये कप शेप्ड हो सकते हैं, ये स्पाइरल हो सकते हैं। स्पाइरल मतलब रिबन शेप। क्लोरोप्लास्ट के शेप अलग अलग होते हैं। चलो कुछ कॉमन शेप है जिनके लिए सब ना याद करो। रेटिकुलेट होता है ऊडोगोनियम में। ऊडोगोनियम में ग्रीन एल्गी जिसके क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट का मतलब जाल जैसे होते हैं, जाल। कब जैसे क्लोरोप्लास्ट तुम्हारे होते हैं? क्लेमाइडोमोनास में, वॉल्वॉक्स में। वॉल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में कप लाइक होता है। क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है? कप लाइक होता है। ऐसे होता है ना क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास है, इसका क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड होता है। क्लेमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा होता है, ये कप शेप्ड। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट लिखा है। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स लिखा है नीचे, मत लिखना। रेटिकुलेट ऊडोगोनियम हो गया। स्पाइरल या रिबन शेप्ड स्पायरोगायरा में है। स्पायरोगायरा को अगर देखोगे इसका क्लोरोप्लास्ट, स्पायरोगायरा क्लोरोप्लास्ट जैसे रिबन जैसा होता है। स्पायरोगायरा क्लोरोप्लास्ट जैसे स्पाइरल या रिबन लाइक होता है। एक बार स्पायरोगायरा आ चुका है पहले। स्पायरोगायरा का क्लोरोप्लास्ट रिबन लाइक होता है। यूलोथ्रिक्स का भी बता देता हूं। यूलोथ्रिक्स का गर्डल या सी शेप्ड होता है। यूलोथ्रिक्स की सेल से चौड़ी ज्यादा होती है और स्पायरोगायरा की सेल से लंबी ज्यादा होती है। पहचान होती है, स्पायरोगायरा की सेल्स लंबी और पतली होती है कोशिकाएं, और इसकी चौड़ी ज्यादा होती है यूलोथ्रिक्स की। ये तुम्हारे लेवल से सब ऊपर है, अब इतना ही जानो। इसका गर्डल या सी शेप्ड होता है। गर्डल या सी शेप, अभी बता रहे गर्डल का मतलब। गर्डल या सी शेप। गर्डल, ये गर्डल हमारी पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल हमारी ऐसे है, ये पेक्टोरल गर्डल ऐसे, इसको सी शेप कहते हैं। तो ये देख रहे हो ना, ये ऐसे है। तो ये गर्डल या सी शेप तुम्हें मिलेगा यूलोथ्रिक्स में।
गर्डेल और सी शेप, ये मिलेगा तुम्हें यूलोथ्रेक्स में। तो बस इन्हीं कॉमन के याद कर लेना, ज्यादा आएगा नहीं, ज्यादा तुमसे डिटेल नहीं पूछेगा। कप वाला याद कर लो, कप कप शेप क्लोरोप्लास्ट तुम्हें कहां मिलेंगे? वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास लिखा हुआ है तुम्हारे पास, स्पाइरल भी लिखा हुआ है, स्पाइरल या रिबन शेप्ड मिलेगा स्पाइरोगायरा में, और गर्डेल या सी शेप्ड, गर्डेल या सी शेप्ड मिलेगा यूलोथ्रेक्स में। ऐसे होता है गर्डेल, हमारे जैसे पेक्टोरल गर्डेल, अंश मेखला पेक्टोरल गर्डेल। पायरिनॉइड्स आ सकता है, पायरिनॉइड्स जो होती हैं ये प्रोटीन बॉडीज हैं जो स्टार्च से घिरी रहती हैं। पायरिनॉइड्स क्या होती हैं? प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च। पायरिनॉइड होती है प्रोटीन बॉडी, इस प्रोटीन बॉडी के चारों तरफ स्टार्च जमा होता रहता है। इस प्रोटीन बॉडी के चारों तरफ स्टार्च कंसेंट्रिक लेयर के रूप में जमा होता रहता है, जमा होता रहता है। तो जब कभी एल्गी को स्टार्च की आवश्यकता पड़ती है वो यहां से ले लेती है। लेकिन ये पायरिनॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। ये जैसे यहां पर 3 दिख रही है, यहां पर एक नजर आ रही है, यहां पर हमें बहुत सारी दिखती है स्पाइरोगायरा में, बराबर दूरी पर होती है इक्विडिस्टेंट, स्पाइरोगायरा में ढेर सारी है। तो ये ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाती हैं पायरिनॉइड, प्रोटीन बॉडी है, स्टार्च से घिरी हुई है और इनमें स्टार्च जमा होता रहता है कंसेंट्रिक लेयर के रूप में। जब कभी भी एल्गी को स्टार्च की जरूरत होती है वो ले लेती है। तो ये एक तरह का रिजर्व फूड है स्टार्च, उसको वहां से ले लेती है। तो पायरिनॉइड्स क्या है? मोस्ट मेंबर्स है वन और मोर स्टोरेज बॉडीज। ज्यादातर जो ग्रीन एल्गी उनके पास स्टोरेज बॉडीज पाई जाती हैं, ये स्टार्च को स्टोर करती हैं, इन्हें पायरिनॉइड्स कहते हैं। लेकिन कहां पाई जाती है ध्यान रखना? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च को स्टोर करने वाली बॉडीज होती हैं जिन्हें पायरिनॉइड्स कहते हैं। पायरिनॉइड्स आर प्रोटीन बॉडीज सराउंडेड बाय स्टार्च, और ये स्टार्च के स्टोरेज के लिए होती हैं। प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च, ये लिख लेना, दे स्टोर स्टार्च, इसको अंडरलाइन कर लेना। एल्गी को कभी भी स्टार्च की आवश्यकता पड़ती है यहां से ले लेती है, ये रिजर्व फूड है, संचित भोजन है। चलो याद कर लो, इतना याद करो पहले। ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती, जैसे जैसे क्लोरेला, ये कॉलोनियल हो सकती जैसे वॉलवॉक्स, ये फिलामेंटस हो सकती जैसे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। इनका कलर घास के जैसा हरा, इनमें 2 पिगमेंट की डोमिनेंस है, क्लोरोफिल ए और बी। ये पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे शेप हैं, लेकिन कुछ कॉमन याद कर लेना, कप शेप्ड, स्पाइरल और गर्डेल या सी शेप, यूलोथ्रिक्स में होता है। फिर देखो पायरिनॉइड्स से ध्यान रखना, पायरिनॉइड्स प्रोटीन बॉडीज हैं जो स्टार्च से घिरी रहती हैं। ज्यादातर ग्रीन एल्गी के, मोस्ट लिखा है, सारे नहीं है, मोस्ट ग्रीन एल्गी में, ज्यादातर ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं। ये प्रोटीन बॉडीज है, इनके चारों तरफ स्टार्च लेयर के रूप में, कंसेंट्रिक लेयर के रूप में जमा होता रहता है। तो ये स्टार्च को स्टोर करती हैं, क्योंकि ग्रीन एल्गी का रिजर्व फूड है स्टार्च, इन्हीं पायरिनॉइड में दिखाई पड़ता है। तो जब कभी इनको आवश्यकता पड़ती है तो यहां से ले लेती है। फिर कह रहा है कि सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ज्यादातर ग्रीन एल्गी भोजन को संचित करती हैं स्टार्च के रूप में, लेकिन कुछ ग्रीन एल्गी भोजन को ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में जमा करती हैं, जैसे डाइटम्स। अब कहोगे डाइटम्स यहां कैसे आ गया? वो तो प्रोटिस्टा है। अरे प्रोटिस्टा है विटेकर के हिसाब से, बाकी वैज्ञानिक आज भी डाइटम्स को एल्गी मानते हैं। तो डाइटम्स में रिजर्व फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स है। क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट्स है। कंफ्यूजन ना करना, ये बायोलॉजी क्यों मुश्किल है? बायोलॉजी में कुछ तय ही नहीं है पहले से, इतना अपवाद है, इतना एक्सेप्शन है। एक पौधे में ये होता, दूसरे में होता ही नहीं, तीसरे में कुछ और होता। तो किसको याद करें? दिखती बायोलॉजी इजी है, लेकिन उसको क्रैम करना, याद करना उतना ही मुश्किल है। जितना तुम जानोगे लगेगा तुम कम जानते हो। दिखती इजी है, नंबर स्कोर करना थोड़ा आसान है, ये तरह हो सकता है बस, लेकिन है बहुत डेप्थ, क्योंकि एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। अब यहां देखो डाइटम्स नालायक आ गया। ये डाइटम तो प्रोटिस्टा में पढ़ा था हमने, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये एल्गी है आज भी। तो सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, जैसे डाइटम्स में। ठीक,
सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ग्रीन एल्गी की सेल वॉल 2 लेयर से बनी होती है। इनर लेयर सेल्यूलोज की होती है और आउटर लेयर पेक्टोज की। इनर लेयर सेल्यूलोज है और आउटर लेयर पेक्टोज है। ध्यान रखना, आउटर पेक्टोज, इनर सेल्यूलोज। ये जो पेक्टोज लेयर है ये स्लाइमी होती है अक्सर। स्लाइमी का मतलब रेशम जैसी, सिल्की। तो जब कभी भी इन एल्गी को तुम छुओगे तो एकदम चिकनी चिकनी लगती है, जैसे स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा को तो पॉन्ड सिल्क कहते हैं, रेशम जैसा लगता है। ये पेक्टोज की वजह से। पेक्टोज लेयर बिल्कुल सिल्की होती है, एकदम चिकनी रेशम जैसी, छूने पर ये एकदम चिकने चिकने लगते हैं। तो स्पाइरोगायरा को लोग पॉन्ड सिल्क भी कह देते हैं, क्योंकि पेक्टोज लेयर स्लाइमी है, सिल्की है, तो पॉन्ड सिल्क बोल देते हैं। तो आउटर होती है पेक्टोज, इसलिए बता रहा हूं। स्पाइरोगायरा बताने का मकसद ये था, ये बाहर होती है। आउटर पेक्टोज और इनर सेल्यूलोज। ये पेक्टोज लेयर अक्सर स्लाइमी हो जाती है। कैसी हो जाती है? लसलसी हो जाती है, सिल्की चिकनी चिकनी हो जाती है। चलो इसको पहचानो, ये कौन है नालायक? ये तो वॉलवॉक्स कैसी कॉलोनी है? वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गा कैसी कॉलोनी? मोटाइल। मोटाइल कॉलोनी है, किनारे वाली सेल्स में फ्लैजेला भी होते हैं, बना नहीं है। बड़ी पेरेंट कॉलोनी के अंदर छोटी छोटी डॉटर कॉलोनीज भी पाई जाती हैं। यह है क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गा। क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है? कप शेप, और उसी के अंदर दिखेगी पायरिनोइड। कारा जो है फिलामेंटस और ब्रांच, इसमें ब्रांचेस दिख रही हैं, ये फिलामेंटस और ब्रांच। लेकिन नई किताब में कारा को हटा दिया, ये पुराने से आ गया है, ज्यादा पुरानी किताब नहीं, फिलामेंटस और ब्रांच। जबकि स्पाइरोगायरा, इसमें यूलोथ्रिक्स की फोटो दी है नई किताब में, इसकी जगह यूलोथ्रिक्स आ गया। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस और अनब्रांच है, फिलामेंटस और अनब्रांच है। और ये कारा फिलामेंटस और ब्रांच, ब्रांचेस दिख रही हैं। और ये पत्तियां नहीं है, पत्तियां तो बहुत छोटी छोटी जैसी यहां दिख रही हैं। ये फिलामेंटस और ब्रांच है, फिलामेंटस और ब्रांच। चलो ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन देखते हैं। ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के जरिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर के जरिए। ये ज़ूस्पोर बनते हैं ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर, तो एंडोजीनस है, ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं ज़ूस्पोर। यूलोथ्रिक्स के ज़ूस्पोर में फ्लैजेला, यूलोथ्रिक्स के ज़ूस्पोर में फ्लैजेला 2 से लेकर के 8 तक हो सकते हैं। यूलोथ्रिक्स के ज़ूस्पोर्स में फ्लैजेला कितने हो सकते हैं? फ्लैजेला 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। 6 नहीं, 2, 4 और 8। ये जो ज़ूस्पोर होते हैं, ध्यान से सुनना, ग्रीन एल्गी के जो ज़ूस्पोर होते हैं ये पियर शेप्ड होते हैं, नाशपाती के आकार के। कैसे हैं? नाशपाती के आकार के। फ्लैजेला एपिकल होते हैं, एपिकल का मतलब यहां से निकलते, इधर से नहीं निकलते लिटरल। इनके फ्लैजेला एपिकल पार्ट से निकलते हैं, यहां से नहीं। ग्रीन एल्गी के ज़ूस्पोर का शेप कैसा है? पियर शेप्ड, नाशपाती जैसे। फ्लैजेला 2 से 8 है, फ्लैजेला 2 से 8 है, बराबर साइज के हैं सारे फ्लैजेला। कैसे हैं? बराबर साइज के, इक्वल होते हैं। और एपिकल साइड से निकलते हैं फ्लैजेला, यहां से नहीं निकलते लेटरल। तो ग्रीन एल्गी के ज़ूस्पोर का शेप पियर शेप, फ्लैजेला की संख्या 2 से 8, एपिकल या लेटरल? एपिकल। इक्वल या अनइक्वल? इक्वल। फ्लैजेला ज़ूस्पोर का शेप पियर शेप्ड, फ्लैजेला 2 से 8 तक अभी मिल जाएगा, चिंता ना करना, अभी आगे है, हम आगे का भी पढ़ा दे रहे हैं। फ्लैजेला 2 से 8 है, इक्वल साइज के हैं, बराबर साइज के, और एपिकल पार्ट से निकलते हैं, यहां से नहीं निकलते। चलो आगे देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस और ओगैमस। तुम आइसोगैमस कहां था? अरे भैया याद करो, आइसोगैमस स्पाइरोगायरा और, अभी बताया थोड़ी देर पहले, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगायरा के आइसोगैमीट्स नॉन फ्लैजिलेटेड और यूलोथ्रिक्स के आइसोगैमीट फ्लैजिलेटेड। सही हो गया। एनाइसोगैमस यूडोराइना, एनाइसोगैमस यूडोराइना, ओगैमस वॉलवॉक्स। फ्यूकस ना लिख देना, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, फ्यूकस नहीं लिखा जाएगा। चारा यानी कारा, फ्यूकस भी है लेकिन फ्यूकस ग्रीन में नहीं आता, वो ब्राउन एल्गी है। क्या है वो? ब्राउन एल्गी है। तो देखा तुमने, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर के द्वारा होता है,
जूस्पोर पियर शेप्ड हैं, 2 से 8 इक्वल साइज के फ्लैजेला है और एपिकल साइड से निकलते हैं। चलो बढ़िया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके का हो सकता है, आइसोगैमस स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स में, एनाइसोगैमस यूडोराइना में, और उगैमस वॉल्वॉक्स और कारा में, वॉल्वॉक्स और कारा में। सम ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हैं क्लेमाइडोमोनास। अब तुम कहोगे क्लेमाइडोमोनास तो प्रोटिस्टा में पढ़ा था, वो तो विटेकर के हिसाब से पढ़ा था, ये किसी और वैज्ञानिक के हिसाब से। क्लेमाइडोमोनास को यहां भी पढ़ रहे हो, जबकि ये प्रोटिस्टा में भी पढ़ा। तो कौन सा ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्री ठीक से डिफाइंड है ही नहीं? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के मेंबर यहां पे भी कूद पड़े हैं नालायक, उनकी बाउंड्रीज ही नहीं डिफाइंड है, उनकी सीमा ही नहीं तय है। तो क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा और कारा, ये ग्रीन एल्गी है। चलो चलो बताओ, ग्रीन एल्गी अपना भोजन किस रूप में जमा करती है? स्टार्च के रूप में। कौन सी बॉडीज में? पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स कहां पाई जाती हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्रोटीन बॉडी के चारों तरफ क्या जमा होता है? स्टार्च। ये पायरिनॉइड किसके स्टोरेज के लिए होती हैं? स्टार्च के स्टोरेज के लिए। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के शेप अलग अलग होते हैं, कब शेप्ड? क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स। स्पाइरल या रिबन शेप्ड? स्पाइरोगैरा। गर्डल या सी शेप्ड? यूलोथ्रिक्स। ग्रीन एल्गी का कलर ग्रास ग्रीन क्यों होता है? क्लोरोफिल ए और बी की वजह से, क्लोरोफिल ए और बी। आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी ग्रीन एल्गी में है? स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, यूडोराइना, उगैमस, वॉल्वॉक्स और कारा। फोटो वगैरह लेना हो या लिखना हो, जो करना हो कर लेना। चले आगे, ग्रीन एल्गी हो गया, आते हैं ब्राउन एल्गी पे। ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी कहते हैं, ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी कहते हैं। यूजुअली मराइन, ऑलमोस्ट मराइन है लगभग, ये 100% मराइन होते हैं, यानी बहुत ही रेयर है, कोई फ्रेश वाटर में मिलेगी। ऑलमोस्ट मराइन कहते हैं इनको, यानी ज्यादातर लगभग सभी ब्राउन एल्गी समुद्र के खारे पानी में होती हैं। देखो मीठा पानी कहां कहां होता है? मीठा पानी तालाब में होता है, पॉन्ड, झील यानी लेक में होता है, और मीठा पानी नदियों में होता है, रिवर्स, जिसे हम पीते हैं। मीठा का मतलब उसमें लवण कम है, सॉल्ट कम है, 5% से कम होते हैं सॉल्ट। और खारा पानी में सॉल्ट 30 से 35% से ज्यादा होते हैं। वो समुद्र का पानी है, वो खारा पानी है, मैराइन। ब्राउन एल्गी ज्यादातर, ऑलमोस्ट लगभग सभी समुद्र के खारे पानी में होती है, ऑलमोस्ट मैराइन है। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, कुछ एल्गी बहुत ही सिंपल होती हैं, थोड़ी बहुत ब्रांचेस हैं और फिलामेंट जैसी हैं, वो है एक्टोकार्पस। लेकिन एक्टोकार्पस बहुत छोटी है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, माइक्रोस्कोपिक होती है। एक्टोकार्पस एक सिंपल ब्रांच एल्गी है, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस एल्गी है और बहुत छोटी है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, हमारी देखी हुई है। प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत ज्यादा शाखाएं होती हैं, इसमें इतनी शाखाएं नहीं होती। एक्टोकार्पस में बहुत ज्यादा शाखान्वित है, बहुत शाखाएं होती हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच। ये कैल्प मिलेगा, कैल्प का मतलब बड़े साइज की ब्राउन एल्गी, बड़े साइज की ब्राउन एल्गी को कैल्प कहते हैं। में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर, समुद्र तल से कितना ऊपर आ जाती है? 100 मीटर ऊपर आ जाती है। तो यहां पर ब्राउन एल्गी में तो बड़ा अजीब है, कुछ ब्राउन एल्गी इतनी छोटी हैं कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, और कुछ इतनी बड़ी हैं कि 100 मीटर ऊंची है। तो इनके शेप और साइज में बड़ा अंतर है, कुछ बहुत छोटी हैं, माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए, सिंपल ब्रांच है, और कुछ बहुत ज्यादा ब्रांच है और बहुत बड़ी है। बहुत ज्यादा ब्रांच बड़ी ब्राउन एल्गी को कहते हैं कैल्प्स, और इनकी हाइट 100 मीटर तक जा सकती है। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी था, इनमें क्लोरोफिल ए और सी है, ए और सी होता है, इनमें क्लोरोफिल ए और सी होता है, वहां ए और बी था। और क्लोरोफिल ए और सी के साथ कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल भी होते हैं। कैरोटीनॉइड्स की जगह कैरोटीन लिखना चाहिए था, लेकिन अभी कैरोटीनॉइड ही भेजना पड़ेगा लिख के। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल को मिला के बोलते हैं कैरोटीनॉइड, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल को मिला के बोला जाता है कैरोटीनॉइड्स। लेकिन इसने कैरोटीनॉइड अलग लिख दिया है
और ज़ैंथोफिल को अलग लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 30 करीब मिस्टेक्स आई है, सही की है, कुछ गलतियां सही हुई इसकी आई है, उसकी पीडीएफ होगी आपके पास। तो इनमें क्लोरोफिल ए और सी होता है, साथ में कैरोटीनॉइड्स, जो एनसीईआरटी ने लिखा वही याद करो, और ज़ैंथोफिल्स होते हैं। आगे आगे देखो, दे वेरी इन कलर, इनका कलर अलग अलग है। थियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी का रंग अलग अलग होता है, ये ऑलिव ग्रीन से डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन। जैतूनी हरा, बहुत ही काही हरा, जैतूनी हरे से लेकर के ब्राउन के अलग अलग शेड होते हैं। हल्का भूरा, गहरा भूरा, चॉकलेटी भूरा, बहुत तरह के ब्राउन कलर होते हैं। लेकिन ब्राउन के अलावा ऑलिव ग्रीन भी होते हैं, जैसे जैतून होता है, जैतून, ऑलिव्स, ऑलिव ग्रीन भी होते हैं। कलर डिपेंड करता है फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर। इनका कलर किस कलर के होंगे ब्राउन एल्गी, ये निर्भर करता है एक पिगमेंट के ऊपर, वो पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन एक प्रकार का ज़ैंथोफिल है। अगर फ्यूकोजैंथिन कम है तो ब्राउन एल्गी का कलर कुछ और होगा, अगर फ्यूकोजैंथिन ज्यादा है तो ब्राउन एल्गी का कलर कुछ और होगा। ब्राउन एल्गी का कलर निर्भर करता है फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर। जितना कम फ्यूकोजैंथिन कलर कुछ और, ज्यादा फ्यूकोजैंथिन कलर कुछ और। कलर कहां से कहां तक हो सकता है? ऑलिव ग्रीन से डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन के विभिन्न शेड होते हैं। कलर निर्भर करता है अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथिन के ऊपर, यह आ सकता है। ब्राउन एल्गी का कलर कैसा होगा, यह फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। फ्यूकोजैंथिन एक प्रकार का ज़ैंथोफिल है, पिगमेंट है। भोजन जो स्टोर होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, भोजन जमा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, लेमिनेरिन और मैनिटॉल। लेमिनेरिन और मैनिटॉल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स, ये शुगर है, शर्कराएं हैं, जटिल शर्कराएं हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेमिनेरिन और मैनिटॉल। 21 में आया, 24 में आया, बहुत आता ही है। सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेल वॉल इनकी सेल्यूलोज की बनी है, लेकिन उसके बाहर कवर्ड रहती है, कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। सेल्यूलोज की सेल वॉल के बाहर एल्जिन की जिलेटिनस कोटिंग होती है, और एल्जिन एक हाइड्रोकोलाइड भी है, ये पानी को अवशोषित कर लेता है। तो इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, लेकिन सेल्यूलोज के बाहर किसकी कवरिंग है? सबसे बाहर एल्जिन की कवरिंग होती है। एल्जिन एक जिलेटिन जैसा पदार्थ है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, हाइड्रोकोलाइड है। कैसा है? हाइड्रोकोलाइड है ब्राउन एल्गी में। चलो इतना पहले याद करो। फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी कहते हैं। यूजुअली मराइन है, लगभग सारे समुद्र के खारे पानी में होते हैं, ऑलमोस्ट मराइन। सिंपल ब्रांच है, फिलामेंटस है, बहुत छोटी है। सबसे छोटी ब्रांच एल्गी जो बहुत ही सिंपल फिलामेंटस है वो है एक्टोकार्पस। इसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। और बहुत बड़े साइज की ब्राउन एल्गी जिनमें बहुत शाखाएं होती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच है, बहुत शाखाएं हैं, जिनके हाइट 100 मीटर तक हो सकती है, वो है कैल्प। वो क्या है? कैल्प। क्लोरोफिल ए के साथ सी होता है, साथ में कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल होते हैं, ये इनके पिगमेंट्स है। इनका कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन के अलग अलग शेड होते हैं। कलर निर्भर करता है फ्यूकोजैंथिन की मात्रा के ऊपर। फ्यूकोजैंथिन एक प्रकार का ज़ैंथोफिल है। रिजर्व फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेमिनेरिन और मैनिटॉल, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज की सेल वॉल होती जो बाहर से कवर्ड है एल्जिन की जिलेटिनस कवरिंग से, एल्जिन की जिलेटिनस कोटिंग से। तो सबसे बाहर एल्जिन होता है, और एल्जिन एक हाइड्रोकोलाइड भी है ब्राउन एल्गी में। अब देखो यहां पर 3 ब्राउन एल्गी दे रखी हैं, एक है लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। ये बहुत बड़े साइज की ब्राउन एल्गी हैं, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर आ जाती हैं। इन्हें कैल्प्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? कैल्प्स। अब देखो ब्राउन एल्गी के 3 पार्ट होते हैं। इनके थैलस, इनका शरीर थैलस कहलाता है, क्योंकि जड़ तने पत्तियां वास्तविक होती नहीं, प्लांट बॉडी थैलॉइड है। लेकिन 3 पार्ट होते हैं इनकी प्लांट बॉडी में, 3 पार्ट होते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट। प्लांट बॉडी में कितने पार्ट हैं? प्लांट बॉडी के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट है? होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट से जमीन से चिपकी रहती है। स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर, स्टॉक जैसा, उसे स्टाइप कहते हैं। और लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर कहलाता है फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट लीफ लाइक होता है। जब ये लीफ लाइक होता है तो ये करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस करती है, उसे फ्रॉन्ट कहते हैं।
फ्रॉन्ट की मदद से फोटोसिंथेसिस करती है। चलो अब देखो, इसमें भी स्टाइप है, लिखा नहीं है, स्टाइप इसमें भी है और फ्रॉन्ट इसमें भी, सब में है। इसमें होल्ड फास्ट है, लिखा नहीं है, ये मत समझना कि इसमें लिखा नहीं है, सब में होगा। होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट तीनों में है। अब मच्छिका स्थान है, मच्छिका, तुम तो बिल्कुल बिंदी पे बिंदी रख के एनसीईआरटी पढ़ते हो। एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें अंडरस्टूड है, उसका मतलब पहले से मतलब समझ लेना। अब देखो दो बातें इसमें देखनी है, इसको पहचानो, कौन सा है, ये लैमिनेरिया, ये है फ्यूकस और ये है। अब बहुत मुश्किल अगर सवाल आया तो पूछेगा किसके फ्रॉन्ट के अंदर मिडरिब और एयर ब्लैडर है, कौन सी ब्राउन एल्गी जिसके फ्रॉन्ट में मिडरिब है और एयर ब्लैडर दिख रहे हैं, वो है फ्यूकस। एक तो ये मुश्किल हो गया। दूसरा ये पूछेगा कौन सा ऐसा ब्राउन एल्गी है जिसका फ्रॉन्ट जो है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच है, बहुत ज्यादा शाखाएं हैं, अरे बहुत ज्यादा शाखाएं हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत ज्यादा शाखाएं हैं। तो ब्राउन एल्गी के थैलस के तीन पार्ट होते हैं, होल्ड फास्ट जिससे यह जमीन से चिपकती है, एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, डंडी जैसा स्टाइप है, और एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करती है। फ्यूकस के फ्रॉन्ट में मिडरिब और एयर ब्लैडर भी, मिडरिब और एयर ब्लैडर। तैयारी करो, पक्की करो एकदम, एग्जामिनर को मजबूर कर दो, बेटा बनाओ सवाल, तुम कहां से बनाओगे, बना ही नहीं पाओगे। मिडरिब और एयर ब्लैडर फ्यूकस के फ्रॉन्ट में, ये याद कर लेना। और किसका फ्रॉन्ट बहुत ही ब्रांच है, डिक्टियोटा। चलो हो गया, ब्राउन एल्गी कर लेगा। रिप्रोडक्शन देखते हैं ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सभी में फ्रैगमेंटेशन से है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजलेटेड ज़ूस्पोर से। लेकिन इसके ज़ूस्पोर थोड़े अलग हैं। अरे ब्राउन एल्गी के ज़ूस्पोर थोड़े अलग तरह के हैं। शेप तो सेम है, शेप तो पियर शेप है। शेप कैसा है, पियर शेप है, लेकिन इसमें केवल दो ही फ्लैजेला होते हैं। ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी के ज़ूस्पोर भी पियर शेप्ड थे, इसका भी पियर शेप्ड है, शेप सेम है, लेकिन ग्रीन एल्गी में फ्लैजेला 2 से 8 थे, 2 से 8 थे, यहां केवल 2 होते हैं। वहां इक्वल थे, साइज में बराबर, यहां एक छोटा और एक बड़ा। वहां एपिकल थे यहां, और यहां लेटरल है, यहां कैसे हैं, लेटरल है। तो ब्राउन एल्गी के ज़ूस्पोर पियर शेप्ड है जैसे ग्रीन एल्गी के, लेकिन फ्लैजेला यहां पर केवल 2 ही है, और एक छोटा और एक बड़ा है, अनइक्वल है, और एपिकल नहीं है, लेटरल है, लेटरल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्लैजलेटेड ज़ूस्पोर, ये 2024 में आया। ज़ूस्पोर पियर शेप्ड है, नाशपाती के आकार के, विद 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। ज़ूस्पोर पियर शेप्ड है, फ्लैजेला 2 हैं, अनइक्वल साइज के हैं, और लेटरली अटैच्ड है। लेटरल है, एपिकल यहां नहीं अटैच्ड है, लेटरल साइड से अटैच्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन एल्गी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह का हो सकता है, आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है, और ओगेमस। जो आइसोगेमस और एनाइसोगेमस स्पीशीज है, जो आइसोगेमस और एनाइसोगेमस ब्राउन एल्गी है, उनमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर इन वाटर। गैमीट्स का फ्यूजन पानी में होता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होगा, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस स्पीशीज में। वो ब्राउन एल्गी जो आइसोगेमस और एनाइसोगेमस हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमीट पानी में फ्यूज करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। लेकिन जो उगैमस स्पीशीज हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन उगोनियम में होता है, उगैमस में उगोनियम में होता है। तो इसका मतलब, उदाहरण मत याद करना, जैसे फ्यूकस उगैमस है, फ्यूकस तो उगैमस होता, पढ़ा भी तुमने इससे पहले। फ्यूकस में फर्टिलाइजेशन कहां होगा, उगोनियम के अंदर, उगैमस है। और बाकी एक्टोकार्पस वगैरह हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, एक्सटर्नल है। कैसा है, एक्सटर्नल होता है।
तुम फ्यूकस वाला याद रखना क्योंकि फ्यूकस दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस और ओगैमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन वो ब्राउन एल्गी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस और एनाइसोगैमस है, उनमें फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, एक्सटर्नल है। लेकिन जिनमें जो ओगैमस स्पीशीज है, ओगैमस में लिख लेना फ्यूकस, फ्यूकस ओगैमस है, इसमें फर्टिलाइजेशन उगोनियम के अंदर होगा। कहां होगा? उगोनियम के अंदर। गैमीट्स पायरिफॉर्म या पियर शेप्ड नाशपाती जैसे हैं। अरे भैया जूस्पोर और गैमीट्स बिल्कुल सेम रहते हैं, जैसे जूस्पोर होते हैं वैसे ही गैमीट है, लेकिन गैमीट साइज में छोटे होते हैं। जूस्पोर के बिल्कुल वैसे ही होते हैं गैमीट्स। तो गैमीट्स और जूस्पोर बिल्कुल सेम होते हैं, बस गैमीट साइज में काफी छोटे होते हैं। तो गैमीट्स भी कैसे हैं? जूस्पोर की तरह पायरिफॉर्म यानी पियर शेप्ड है। फ्लैचेला कितने हैं? 2 हैं। इक्वल हैं या अनइक्वल हैं? अनइक्वल है। लेटरली अटैच्ड हैं या एपिकल हैं? लेटरल। बिल्कुल सेम है। गैमीट्स और जूस्पोर बिल्कुल सेम है, बस साइज में गैमीट्स छोटे होते हैं बहुत। जूस्पोर भी पायरिफॉर्म यानी पियर शेप्ड, गैमीट्स भी पियर शेप्ड। जूस्पोर में भी 2 फ्लैचेला, गैमीट्स में भी 2 फ्लैचेला। जूस्पोर के फ्लैचेला भी छोटे बड़े, इसके भी छोटे बड़े। जूस्पोर के फ्लैचेला लेटरली अटैच्ड, गैमीट्स के फ्लैचेला भी लेटरली अटैच्ड। तो जूस्पोर का छोटा वर्जन गैमीट हो गया। सम कॉमन ब्राउन एल्गी आर एक्टोकार्पस डिक्ट्यूटा, लेमिनेरिया सरगासम एंड फ्यूकस, जिसमें एक्टोकार्पस सिंपली ब्रांच है, माइक्रोस्कोपिक है, और ये वाले सब बहुत बड़े होते हैं। बड़े साइज की ब्राउन एल्गी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी में आयोडीन बहुत ज्यादा होता है। ब्राउन एल्गी के अंदर आयोडीन बहुत ज्यादा है। तो एल्गी ये जो मछलियां होती हैं समुद्र की, ये ब्राउन एल्गी को खाती हैं। तो मछलियों के अंदर भी आयोडीन खूब होता है। मछलियों को इंसान खाता है, इंसान में भी आयोडीन होता है। तो ऐसे लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं, समुद्री भोजन का सेवन करते हैं, उन्हें ग्वाइटर यानी घेंगा नहीं होता, क्योंकि उनको आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ठीक है। रोडोफाइसी पर कहीं पर रोक देना जहां पे दिक्कत हो तुरंत। हम बहुत डिटेल बता सकते हैं तुम्हें हर जगह, लेकिन हम बता नहीं रहे क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को हम लोग कहते हैं रेड एल्गी। क्या है? रेड एल्गी। रेड एल्गी का कलर रेड क्यों होता है? रेड एल्गी का कलर रेड होता है एक पिगमेंट की वजह से, और उस पिगमेंट का नाम है आर फाइकोएरेथ्रिन। रेड एल्गी का रंग रेड होता है एक पिगमेंट के कारण, उस पिगमेंट का नाम है आर फाइकोएरेथ्रिन। मोस्ट रेड एल्गी आर मैराइन, ज्यादातर रेड एल्गी मैराइन है, जबकि ब्राउन एल्गी ऑलमोस्ट मैराइन है। लेकिन कुछ रेड एल्गी फ्रेश वाटर में भी होती है। फ्रेश वाटर में कौन सी रेड एल्गी होती है? लिखना चाहो लिख लो, अगर मन करे, वरना छोड़ देना। बेट्रैकोस्पर्मम होती है, बेट्रैकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है, फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ज्यादातर रेड एल्गी समुद्र के खारे पानी में होती हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी होती है। जबकि ब्राउन एल्गी बहुत रेयर है, वो ऑलमोस्ट मराइन है, वो 100% खारे पानी में ही मिलती है। ये कुछ मिल जाएंगी फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में, जैसे बेट्रैकोस्पर्मम। मोस्ट रेड एल्गी आर मैराइन फाउंड इन वार्मर एरिया, ये गर्म पानी में मिलती हैं। इनको ढूंढना है तो कौन से पानी में देखोगे? गर्म पानी में, वार्मर एरियाज में मिलेंगी। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, रेड एल्गी में रेड पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है। कौन सा रेड पिगमेंट? आर फाइकोएरेथ्रिन। ये जो फाइकोएरेथ्रिन है ये साइनोबैक्टीरिया में भी होता है, वो सी फाइकोएरेथ्रिन होता है। साइनोबैक्टीरिया में सी फाइकोएरेथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, और रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी में आर फाइकोएरेथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन ये इसमें होते हैं। मत ध्यान दो। चलो, कौन से पिगमेंट की वजह से रेड एल्गी का कलर रेड होता है? आर फाइकोएरेथ्रिन। इसकी प्रीडोमिनेंस मतलब अधिकता होती। मोस्ट रेड एल्गी आर मैराइन, ज्यादातर रेड एल्गी समुद्र के खारे पानी में होती हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं। कौन से पानी में रहती हैं? वार्मर एरिया, गर्म पानी में मिलेंगी। फाउंड इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, ये पानी की सतह पर भी होती हैं जहां बढ़िया से रोशनी उपलब्ध है। तो ये पानी की सतह पर भी होंगी जहां पर
ठीक से प्रकाश मिल रहा है, वेल इल्यूमिनेटेड सरफेस है, जहां पर अच्छे से रोशनी मिल रही है। लेकिन ये गहरे समुद्र में भी होती हैं, जहां पर बहुत कम लाइट है। तो कौन सी एल्गी है जो समुद्र के सतह पर भी मिलेगी और गहरे समुद्र में भी मिलेगी जहां बहुत कम लाइट है? एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ, बहुत गहराई पर भी होती हैं। ये बहुत गहराई पर भी होती हैं समुद्र में, समुद्र में बहुत गहराई पर होती है। वेयर लिटिल लाइट प्रेजेंट, जहां थोड़ा सा ही प्रकाश है, जहां थोड़ा सा प्रकाश है वहां पर भी मिलती है। ये गहरे समुद्र में जहां बहुत कम रोशनी है कैसे जिंदा रह पाती हैं? फाइकोइरेथ्रिन की वजह से। किसकी वजह से? इस पिगमेंट की वजह से। ये पिगमेंट ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब करता है। ये लाल रंग का पिगमेंट है आर फाइकोइरेथ्रिन, ये हरे रंग की लाइट को एब्सॉर्ब करता है। हरे रंग की लाइट की वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी ज्यादा है। अरे E इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, एनर्जी और लैम्डा में उल्टा रिलेशन होता है। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो ऊर्जा कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो ऊर्जा ज्यादा होगी। ग्रीन लाइट की वेवलेंथ होती है कम, ऊर्जा होती है ज्यादा, वो नीचे तक चली जाती है और ये पिगमेंट ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब करता है। कौन सी लाइट को? तो ये एल्गी बच जाती है। गहरे समुद्र में रेड एल्गी कैसे सरवाइव करती है जहां पर बहुत थोड़ा सा प्रकाश है? ग्रीन लाइट की वजह से, क्योंकि आर फाइकोरेथ्रिन ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब करता है। इस पिगमेंट की वजह से आर फाइकोरेथ्रिन ग्रीन लाइट को, और ग्रीन लाइट नीचे तक चली जाती है क्योंकि उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। कर पाओगे? ठीक। रिजर्व फूड देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। रिजर्व फूड फ्लोरिडियन स्टार्च है, एक प्रकार का स्टार्च है जो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा है। रिजर्व फूड इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा है स्ट्रक्चर में। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा। चलो इतना याद करो। रेड एल्गी का कलर रेड होता है पिगमेंट की वजह से, आर फाइकोरेथ्रिन की डोमिनेंस अधिक होता है। ज्यादातर रेड एल्गी समुद्र के खारे पानी में होती, कुछ फ्रेश वाटर में भी होती है। कौन से एरिया में पाई जाती हैं? वार्मर एरिया। ये समुद्र की सतह पर भी होती जहां अच्छे से प्रकाश है, और गहरे समुद्र में भी होती हैं जहां बहुत कम प्रकाश है। गहरे समुद्र में ये आर फाइकोरेथ्रिन की वजह से बच जाती हैं क्योंकि ये ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब करता है, ग्रीन लाइट नीचे तक जाती है। रिजर्व फूड क्या है? रिजर्व फूड क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। ये अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा ये आ सकता है दोबारा। रेड एल्गी के उदाहरण देखो, एक तो ये पोरफायरा, ये खाई जाती है, एडिबल है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। पोरफायरा एडिबल है, खाई जाती है। और ये पॉलीसाइफोनिया, ये ब्रांच फिलामेंटस है। पॉलीसाइफोनिया में ब्रांचेस दिख रही हैं, ये ब्रांच और फिलामेंटस है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया से ब्रोमीन मिलता है, ब्रोमीन। ब्राउन एल्गी से आयोडीन, रेड एल्गी से ब्रोमीन। भूल जाओ, ऐसे ही बोल दिया, मत याद करो। रिप्रोडक्शन पे आते हैं, रिप्रोडक्शन पे आते हैं। तीनों तरह का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, बहुत कॉमन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमीट्स। यानी ये ऐसी एल्गी है जिसमें मोटाइल स्टेजेस नहीं होती। कौन सी एल्गी है जिनमें फ्लैजेला वाली अवस्थाएं नहीं होती? रेड एल्गी। मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्टेजेस आर एब्सेंट इन रेड एल्गी। मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्टेजेस, फ्लैजिलेटेड स्टेजेस आर एब्सेंट इन रेड एल्गी। रेड एल्गी में मोटाइल या फ्लैजिलेटेड स्टेजेस नहीं पाई जाती, जैसे स्पाइरोगायरा में भी नहीं होती, वो तो ग्रीन एल्गी है, उसमें भी नहीं होती। तो मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्टेजेस रेड एल्गी में नहीं पाई जाती हैं। चलने वाली अवस्थाएं जिनमें फ्लैजिला, फ्लैजिला नहीं होता इनमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल उगैमस है, केवल उगैमस। जबकि ग्रीन और ब्राउन में तीनों होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, और इसमें केवल उगैमस है। फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये आ सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगैमस है, अकंपनीड बाय, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट।
फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ जटिल चीजें बनती हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ जटिल डेवलपमेंट होते हैं। इनमें बनता है कार्पोस्पोर सिस्टोकार्प, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है सिस्टोकार्प, टेट्रास्पोरोफाइट, ये सब बनता है, कार्पोस्पोरोफाइट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ जटिल बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसा किसी पौधों में नहीं होता। रेड एल्गी अकेले ऐसे पौधे हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ जटिल संरचनाएं बनती हैं, जैसे सिस्टोकार्प, जैसे टेट्रास्पोरोफाइट। रेड एल्गी में बनने वाली जटिल संरचना है जो कब बनती हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के किसी भी एल्गी में या पौधे में ऐसा नहीं होता। तो यह सवाल लाजमी बन सकता है, कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ जटिल संरचनाएं बनती हैं? रेड एल्गी है, और जटिल संरचनाओं के नाम भी मैंने दे दिए, सिस्टोकार्प और टेट्रास्पोरोफाइट। कुछ कॉमन रेड एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा तो खाई जाती है, और ग्रेसिलेरिया जिलेडियम से अगार अगार मिलता है, अगार मिलता है। कौन सी रेड एल्गी से अगार मिलता है? ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से। अगार पे माइक्रोब्स का कल्चर करते हैं, और अगार आइसक्रीम और जेली में भी मिलाया जाता है, आइसक्रीम और। अब एक तुलना करते हैं, सारी एल्गी में। एक चार्ट एनसीईआरटी ने दिया है, जो पढ़ लिया वही सब है, और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट से सवाल आने की संभावना अत्यधिक है। इधर क्लास दे रखा है, एल्गी के 3 क्लास हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। एल्गी के क्लासिफिकेशन का मुख्य क्राइटेरिया पिगमेंटेशन है। क्या है? लिख लो, आ सकता है। एल्गी ये 3 क्लास किस आधार पे बने हैं? पिगमेंट के आधार पे। मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? एल्गी के क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यह है पिगमेंटेशन। हालांकि कुछ लोगों ने रिजर्व फूड के हिसाब से भी किया है, कुछ लोगों ने एल्गी का क्लासिफिकेशन फ्लैजेला के हिसाब से भी किया है, लेकिन सबसे उम्दा पिगमेंटेशन है। पिगमेंट के आधार पर एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया, और एल्गी को 3 क्लासेस में बांटा गया, क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी। किस आधार पे ये हैं? पिगमेंटेशन। ये छुपा छुपा है, मुझे एनसीईआरटी में दिया नहीं। अरे 3 कलर है सब, ये कलर अलग, ये कलर अलग, तो पिगमेंटेशन के आधार पे। किस आधार पे है? एल्गी का क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन। चलो, अब आता है क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी। इनमें मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी। क्या है? जिसकी वजह से ये ग्रास ग्रीन होते हैं, घास के जैसे हरे दिखते हैं। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी है, साथ में कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल हैं। ब्राउन एल्गी का सबसे इंपॉर्टेंट ज़ैंथोफिल है फ्यूकोसेंथिन। ब्राउन एल्गी का कलर फ्यूकोसेंथिन की मात्रा पे निर्भर करता है। ये ऑलिव ग्रीन से डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, ये किस पर निर्भर करता है कलर? अमाउंट ऑफ फ्यूकोसेंथिन, जो एक प्रकार का ज़ैंथोफिल है, याद करना। रोडोफाइसी में ए और डी है, क्लोरोफिल ए और डी, साथ में आर फाइकोएरिथ्रिन है। क्या है? आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोसाइनिन भी होता है, आर फाइकोसाइनिन भी इनमें होता है, मत लिखना। साइनोबैक्टीरिया में सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन मिलते हैं। बहुत पुराना सवाल इसलिए मैंने बोल दिया, यहां पर आएगा नहीं। अब चलो, ग्रीन एल्गी के मेन पिगमेंट बताओ, क्लोरोफिल ए और बी, ग्रास ग्रीन कलर। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के मेन पिगमेंट बताओ, क्लोरोफिल ए और साथ में एक इंपॉर्टेंट ज़ैंथोफिल है फ्यूकोसेंथिन। ब्राउन एल्गी का कलर फ्यूकोसेंथिन की मात्रा पे निर्भर करता है, ऑलिव ग्रीन से डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन। रेड एल्गी का कलर क्लोरोफिल ए और डी और साथ में आर फाइको। रेड एल्गी रेड क्यों दिखती है? इसकी वजह से आर फाइकोएरिथ्रिन। रेड एल्गी इस पिगमेंट की वजह से गहरे समुद्र में भी बच जाती है, क्योंकि आर फाइकोएरिथ्रिन ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन लाइट नीचे पहुंच जाती है, एनर्जी ज्यादा है। स्टोर्ड फूड, ग्रीन एल्गी का स्टोर्ड फूड पायरिनॉइड के ऊपर है। पायरिनॉइड के ऊपर क्या जमा हो रहा है? स्टार्च होता है।
पाइलिनोइड के ऊपर स्टार्च जमा होता रहता है, उसका रिजर्व फूड है। तो ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड है मैनिटोल और लेमिनेरिन। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। मैनिटोल तो शुगर अल्कोहल होती है कार्बोहाइड्रेट। मैनिटोल, लेमिनेरिन और मैनिटोल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, जबकि रोडोफाइसी का रिजर्व फूड है फ्लोरिडियन स्टार्च। यानी एल्गी का क्लासिफिकेशन आप स्टोर्ड फूड के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो मेन है वो पिगमेंटेशन से ही होता है। ग्रीन एल्गी का रिजर्व फूड स्टार्च, ब्राउन एल्गी का मैनिटोल और लेमिनेरिन, और रेड एल्गी का फ्लोरिडियन स्टार्च। का स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। सेल वॉल की बात करते हैं। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज की है, इनर सेल्यूलर, आउटर पैक्टोज। आउटर पैक्टोज लिखा नहीं है, पैक्टोज कोई लेयर नहीं, वो स्लाइमी होती है। इनर सेल्यूलोज, आउटर पैक्टोज, याद आ रहा है? इसकी सेल वॉल, फियोफाइसी की सेल वॉल सेल्यूलोज की है, लेकिन इसके सेल वॉल सेल्यूलोज के बाहर जिलेटिनस एल्जिन की कोटिंग होती है। तो सेल्यूलोज प्लस एल्जिन लिख लेना, ये पता नहीं कैसे रह गया। सेल्यूलोज प्लस एल्जिन। एल्जिन एक हाइड्रोकोलाइड है, ये सबसे बाहर होता है, सेल्यूलोज के बाहर, पानी को अवशोषित करता है, हाइड्रोकोलाइड। रेड एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज के साथ साथ पैक्टिन है और पॉलीसल्फेट ईस्टर। पॉलीसल्फेट ईस्टर में आते हैं कैराजीन और अगार। कैराजीन और अगार पॉलीसल्फेट ईस्टर्स हैं, रेड एल्गी में होते हैं। रेड एल्गी की सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज और पैक्टिन की, साथ में पॉलीसल्फेट ईस्टर्स हैं। पॉलीसल्फेट ईस्टर्स के उदाहरण है कैराजीन और अगार। कैराजीन अगार भी हाइड्रोकोलाइड है। क्या है ये? हाइड्रोकोलाइड्स है, ये ध्यान रखना। फ्लैजेला इंपॉर्टेंट है। एल्गी का क्लासिफिकेशन फ्लैजेला के आधार पर भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन मेन क्लासिफिकेशन पिगमेंटेशन से ही होता है। क्लोरोफाइसी में कितने फ्लैजेला हैं ज़ूस्पोर में? बताओ। ये तो हम सब बता चुके हैं, 2 से 8। इक्वल है या अनइक्वल? एपिकल है या लेटरल? एपिकल। यूलोथ्रिक्स में मिलेंगे 2 से 8 फ्लैजेला, यूलोथ्रिक्स के ज़ूस्पोर में, और इक्वल साइज के होंगे फ्लैजेला और एपिकल साइड से निकलते हैं। ब्राउन एल्गी में केवल 2 ही फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा और बड़ा, और लेटरल साइड से निकलते हैं, लेकिन दोनों के ज़ूस्पोर का आकार एक ही जैसा है, पियर शेप्ड है। कैसा है? पियर। तो इनमें केवल 2 ही फ्लैजेला, अनइक्वल, एक छोटा बड़ा, और लेटरल साइड से निकलते हैं। फ्लैजेलेटेड स्टेजेस एब्सेंट है किसमें? रोडोफाइसी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमीट से होता है। मोटाइल स्टेजेस आर एब्सेंट इन रोडोफाइसी। चलने वाली अवस्थाएं रोडोफाइसी में नहीं होती, फ्लैजेला नहीं। चलो आओ, ग्रीन एल्गी सब में मिलती है। ये फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्ट 5% से कम है। सॉल्ट वाटर में सॉल्ट 35% या उससे ज्यादा है, 30-35% से ज्यादा, और बीच की सांद्रता वाला कहलाता है ब्रैकिश। इन दोनों की सांद्रता के बीच सांद्रता है कंसंट्रेशन, तो उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ब्रैकिश का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच में है, बीच में ब्रैकिश है। तो ग्रीन एल्गी तुम्हें याद नहीं करना, ये तीनों तरह के पानी में होती है। ब्राउन एल्गी में फ्रेश वाटर में रेयर है, हमने क्या बोला था? रेयर, ऑलमोस्ट मैराइन, लगभग सभी समुद्र के खारे पानी में होती हैं, बहुत ही रेयर है फ्रेश वाटर। ये ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में ही मिलती हैं, यानी मैराइन वाटर में मिलती हैं। ये ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर तुम्हें समुद्र में मिलेगा, या जहां नदियां समुद्र में गिरती हैं वहां मिलेगा। ये आता है रेड एल्गी। रेड एल्गी तो फ्रेश वाटर में कुछ होती हैं, एक उदाहरण भी हमने लिख दिया था, बेट्रैकोस्पर्मम। क्या लिखा था? बेट्रैकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है, लेकिन ये फ्रेश वाटर में होती है, लेकिन ज्यादातर ये मैराइन है, मोस्टली मैराइन है। ये ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर यानी मोस्टली मैराइन है। ये मोस्टली ब्रैकिश या सॉल्ट वाटर खारे पानी में होती हैं, यानी मैराइन होती हैं। कुछ मिल जाती हैं फ्रेश वाटर में, लेकिन ब्राउन एल्गी में बहुत मुश्किल है, वो फ्रेश वाटर में नहीं दिखाई पड़ती। 5 सवाल पूछेंगे, जो बताएगा उसको हम प्राइज देंगे अभी। और कोई हिम्मत नहीं कर रहा? बताओ, चलो बताओ। बिल्कुल सिंपल सिंपल तो पढ़ाया आज। रेड एल्गी का रिजर्व फूड क्या है? मदद मत करना, नो मदद एट ऑल। रेड एल्गी का रिजर्व फूड फ्लोरिडियन स्टार्च। कौन सी एल्गी है जो समुद्र की बहुत गहराई पर मिल सकती है?
डीपेस्ट वाटर। ये डीपेस्ट वाटर में कैसे सरवाइव कर जाती है? कौन सा पिगमेंट इनके पास है? आर फाइकोरेथ्रिन ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। चलो दो हो गए। रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या यूगैमस? केवल यूगैमस होता है। कौन सी ऐसी एल्गी जिनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं? रेड एल्गी में। कोई एक रेड एल्गी का नाम बताओ जो खाई जाती है। बोलो मत। हाँ उल्टा सीधा बोलो, चल जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। पोरीफेरा नहीं, पोरफायरा। क्या है? पोरफायरा। पोरीफेरा तो अलग पढ़ाएंगे, ये पोरफायरा क्या है? चलो मान लिया। चलो अब चलो बताओ कौन सी ऐसी एल्गी है जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करती है? ग्रीन एल्गी में कौन सी ग्रीन एल्गी? हाफ ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक मैटर, हाफ ऑफ द टोटल ग्लूकोज बनाती है पूरी दुनिया में। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। उसको हमने वहां भी पढ़ाया, प्रोटिस्टा में भी पढ़ा दिया है। तो डायटम्स, कॉन्फिडेंस के गलत बोलो लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलो डायटम्स। चलो लास्ट सवाल, चलो बताओ तुम ये बताओ कि ब्राउन एल्गी के जो जूस्पोर है उसके बारे में बता दो, कैसे होते हैं ब्राउन एल्गी के जूस्पोर? कैसे दिखते हैं? शेप कैसा है? फ्लैजेला कितने हैं? इक्वल है या अनइक्वल? एपिकल है या लेटरल? लेटरल। एक ब्राउन एल्गी का नाम बताओ जिसके फ्रंट में ईयर, ब्लैडर और मिडरिब भी है। बोला फ्यूकस। चलिए इनकी क्लैपिंग कर दे। कल थोड़ा सा हम लोग तेज पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। कल का तो एकदम मत छोड़ना, क्योंकि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तुमने देखे ही नहीं होंगे। तो ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो तक जाने का प्रयास करेंगे। आगे बाहर आ जाओ बेटा, बाहर दे देंगे प्राइस। आ जाओ। एक बच्चे को प्राइस देना आ रही, बाहर आ रही है। जिसको कल दिया था वही जो नकाब में है। हो गया रिजल्ट? कौन है टॉपर?